आज लेट नहीं हुआ था। हाँ, आप लोग हम ही लेट कर रहे हैं। बक्सर का युद्ध पढ़ा दिए थे। कौन बोलता है नहीं? मुँह आ देंगे हम। तो चुराई बन के घूमना। एक और में दिक्कत है, लड़की से पटाखने बोलने में दिक्कत होता है। मरने होने का भूत बन जाती है सब। क्योंकि क्या तरीका है ये? ये को जीते जी टॉर्चर करो, उसके मरने का भूत बन जाओ। इंसान कहाँ जाए? चलिए, बर्मा युद्ध से हम लोग को कोई खास लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन बर्मा को हम लोगों ने आजाद कर दिया 1935 से। 1935 आगे बढ़े। चलिए, अब देखते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो हुई थी, ब्रिटिशर्स ने क्रांति जो किया था, एक्चुअल में हुआ क्या था? ये एक सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिक विद्रोह। और अंग्रेज जो थे वो कई, मतलब ना, कई अलग अलग समाज को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किए थे। तो जब एक आदमी आवाज उठाता है तो सब आवाज उठाने लगते हैं। तो ये सैनिक विद्रोह था। उसका कारण भी देखो क्या था। सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों के पास ज्यादा सेना थी नहीं, तो जो उनकी एग्जिस्टिंग फौज थी उन्होंने उसको अफसर बना दिया, और यहाँ के फौज को उन्होंने सिपाही रंग दे दिया। अब अंग्रेजों ने अपने सेना में अपनी सेना में जबरदस्ती प्रमोशन दिया। अब जबरदस्ती प्रमोशन देने में एक बहुत बड़ा खराबी होता है। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल के और एसपी की कुर्सी पे बैठेगा, डीआईजी की कुर्सी पे बैठेगा ना, तब आराम से बैठेगा, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रहेगी। लेकिन पता चला आप होमगार्ड का एग्जाम निकालें, आपको बैठा दे डीआईजी की कुर्सी पे, फिर डीएसपी से कहेगा कि चाय लाओ मेरे लिए। नहीं समझा, राउंड देगा पूरा पूरे यहाँ पे। बस यही भारत में हो गया। अंग्रेजों ने तो कब्जा कर लिया, पलासी की लड़ाई, अब फट्टे बक्सर का लड़ाई, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा देश हम इतनी आसानी से क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब क्या हो भाई, तो अंग्रेजों के पास छोटी सी फौज थी, उसमें से उन्होंने जो सिपाही था उसको प्रमोशन दे के जबरदस्ती क्या बना दिया सब अधिकारी। अब अंग्रेज अधिकारी थे सब नहीं, कुछ अधिकारी थे सब, लेकिन कौन सा उन लोग को अपनी लड़ाई लड़नी थी, और यहाँ के सैनिकों के ऊपर टॉर्चर करने लगे सब। यह असंतोष बना रहा था। आर्थिक कारण में भी था, यहाँ के लोग इतना शोषण कर रहे थे कि पूरी पब्लिक क्या थी, नाराज हो गई थी। आर्थिक कारण में अंग्रेज जमींदारी व्यवस्था लाए थे सब, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब क्या था? टैक्स का विदोहन का तरीका था। 50% टैक्स, 80% टैक्स, 70% टैक्स, इतना टैक्स लेते थे। इस वजह से जनता पहले से नाराज थी। सामाजिक कारण में क्या था ना कि भारत में सती प्रथा थी इस समय, समझा कि नहीं? इतना घटिया कानून ये सती प्रथा, और पति जल गया तो मर गया तो पत्नी को भी जलना पड़ता था। यहाँ पे सती प्रथा था, नर बलि, ये तो यहाँ तक था। हम लोग छोटे थे तो अगर कहीं पुल वगैरह बनता था तो घर पूरे गांव में टेंशन रहता था कि लड़का चोरी होगा, पुल के किनारे नीचे को बलि दो तब जाके पुल टिकेगा। सोचो अंग्रेज सब हावड़ा ब्रिज बना के चल गए, सब केकरो बलि न दिया, सब ब्रुकलिन ब्रिज बन गया, फ्रांस में समुद्र के नीचे टनल बन गया। लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें बहुत ज्यादा थी। और देखिए, अंधविश्वास फैलाना है ना, तो सबसे पहले आपको समाज को गरीब बनाना पड़ेगा। गरीब इंसान ही अंधविश्वासी होता है, अमीर कम अंधविश्वासी होता है। उसने देखा है कि चीजें कैसे बदलती हैं, उसने कुछ नहीं देखा है, इसलिए फट्टे मान जाएगा वहां पे। तो अंधविश्वास और मतलब भीड़, अगर आपको चाहते हैं कि किसी भीड़ से किसी का दुकान तोड़वा दें, तो आपको उस भीड़ में गरीब लोगों को लाना होगा, अमीर जेबी नहीं करेगा। तो किसी भी समाज में अगर जहर घोलना है ना, तो सबसे पहले उस समाज को गरीब बनाओ, तुरंत उस समाज में जहर घोलना आसान हो जाएगा। यहाँ पे तो भारत में गरीबी इतनी भयानक थी, कौन आया तो सती प्रथा पढ़ा के चल गया, कौन नरबली पढ़ा के चल गया, कौन कुछ पढ़ा के चल गया। बाल विवाह बहुत भयानक था। और आज भी, अच्छा, बाल विवाह का ये आरोप किसको देते हैं कि मतलब विदेशी आगमन का? बाल विवाह बहुत पहले से चल रहा था। अब मनुस्मृति में पढ़ो लड़की की विवाह की उम्र कितना है। आप बताइए, 12-13 साल में विवाह कर रहे हैं। आपका मनुस्मृति जब लिखा गया था तो एक को विदेशी आगमनकारी नहीं आए थे। तो एक्चुअल क्या है ना, जिन्होंने बाल विवाह लाया वही इसका सफाई दे रहे हैं। तो भाई तुम अपने लिए लाए, सफाई दोगे किसी और से वजह से। आज भी एक्चुअल में बाल विवाह में लड़की की उम्र कम करने का जो सबसे बड़ा रीजन था, वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। सेम उम्र के लोगों को आप डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप ही के सामने कोई 50 साल का आदमी आ जाए, भले अनपढ़ हो, लेकिन आप थोड़ा सा उसकी उम्र का ख्याल रखेंगे, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? और अगर आप ही की एज का कोई बहुत बड़ा विद्वान भी आ जाए, आदमी कहेगा चलना भाई ठीक है, चल चाय पीते हैं। तो हुआ क्या कि मेल और फीमेल का एज लगभग सेम रहेगा ना, तो एक जो ह्यूमन सीनियरिटी एंड जूनियरिटी की फीलिंग वो खत्म हो जाती है। जैसे आप यहाँ सब एक एज के बैठे हैं, सब एक एज के बैठे, कोई अपने आप में सीनियर जूनियर नहीं समझ रहा होगा। सपोज करो इसी में कोई 42 साल का आदमी बैठ जाए, या 50 साल का कोई बूढ़ा इंसान आए, शौकिया क्लास करने लगे, क्योंकि 50 साल के एज में कौन सी कंपटीशन के एग्जाम निकले, लेकिन शौकिया क्लास करने के लिए बैठ जाए और पढ़ने में कमजोर भी है, आप सब अपने आप उसके सामने जूनियर सर आइए बैठिए, सर बैठिए, सर बैठिए, नहीं समझ में गया, जबकि शौकिया क्लास करने बैठा है। तो जो बाल विवाह का एक रीजन था ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था कि पुरुष 30 साल का, लड़की 15 साल की, ऑटोमेटिक वो डोमिनेट, बेचारी कमजोर समझेगी। यहाँ पर आइए थोड़ा डोमिनेटिंग रहेगा, नहीं समझ गया? ज्यादा क्या रहेगा डोमिनेटिंग, उसके बाद बहुत जल्दी बुढ़ा जाएगा। मान के चलो 35 साल का है, 15 साल की लड़की से बियाह किया, नहीं समझे? 15 साल की लड़की से बियाह किया, देखो 10 साल बाद हो जाएगा कितना, 45 साल में, 10 साल बाद 45, और 10 साल बाद ही 25 साल, ये हो जाएगा बुढ़ा। ये अब विवाह के लायक होगी। अब एक डर लगेगा कि कहीं भाग में जाए छोड़ के, अभी बेचारा दिल्ली में जिएगा, लेकिन कभी कभी नहीं कहेगा भाई टेंशन इस बात का कि हम हो गए बुढ़ा, अब कहीं भाग में जाए छोड़ मत दे। अब उस पर आरोप लगा, बाहर नहीं जाना है, पर्दा में रहो। ये एक्चुअल ये सब चीजें इस तरह अपने लिए कर रहा है, नहीं समझा क्या? दिलाई ले बेचारा यहाँ पे। अब पुरुष में क्या है ना कि उसको जितना उम्र बढ़ेगा ना, उसके ऊपर दायित्व और बढ़ेंगे। सामाजिक दायित्व अभी आपके ऊपर जीरो है, आप अभी समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा, आपके ऊपर सामाजिक दायित्व ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे हम लोग का एज हो गया, अब हम लोग के ऊपर सामाजिक दायित्व हो गया कि जो ब्लड बैंक खोलो, तो अस्पताल खोलो, तो पैथ लैब खोलो, तो डायग्नोसिस खोलो, दुनिया भर का चीज, मतलब नहीं समझे, सामाजिक दायित्व हो गया है। अभी आपके ऊपर सामाजिक दायित्व से फ्री है, तो जैसे जैसे बढ़िएगा सामाजिक दायित्व और टेंशन और स्ट्रेस में चलिएगा, ये बेचारा और स्ट्रेस में चलेगा, बेटा टेंशन रहेगा। ओहो, क्या कर रहा होगा वो घर, टेंशन में रह रहा, नहीं समझा क्या? तो भारत में कई सारी चीजें थी, बाल विवाह पर रोक लगा दिया। भारत में विधवा पुनर्विवाह को लागू कर दिया अंग्रेजों ने। ये गलत कानून नहीं था। भारत में एक और आप देखिएगा, दो ही मानसिकता आपको देखने को मिलेगी। एक और हम ये कहेंगे कि महिलाएं देवी का रूप होती है, और इस मामले में हम सम्मान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। त्योहार में, पूजा पाठ में, अनुष्ठान में उन्हें देवी का रूप देते हैं। लेकिन ये बताइए कि सती प्रथा भी तो हमने ही किया था ना। एक कोई महिला है, पहले बीमारियां इतनी होती थी, इलाज नाम का कुछ ही नहीं था, वही गर्म पानी से चूरन खाओ, यही सब इलाज होते थे। कोई बड़ा बीमारी आया तो निपट जाता था आदमी। तो बहुत कम उम्र में महिलाएं विधवा हो जाती थी, और विधवाओं को शादी करने के लिए नहीं देता था। अब आप बताइए, विधवा को शादी करने के लिए नहीं कहेगा, उसको गांव के बाहर कर देगा। अब उसके बाद सोचो, एक तो विधवा को शादी करने नहीं देगा, अब उसके बाद पुरुषों की मेंटेलिटी देखो।
अगर किसी विधवा को गांव से बाहर निकाल दिया और उसके बाद समाज में पुरुषों की मेंटालिटी क्या है, उसको टॉर्चर करेगा, हरास करेगा, गलत नजर से देखेगा, अब वो बेचारी भूखे तो मरेगी नहीं, कहीं काम करने जाएगी। तो आज भी 50% से ज्यादा महिलाओं को अगर वर्किंग प्लेस पे आई टीजिंग की जाती है, मतलब भद्दे इशारे किए जाते हैं, स्ट्रिक्ट रहती है, इसलिए डरे नहीं बोलते हैं। तुम लड़की लोग जब जॉब करने जाना ना, सीनियर माने सीनियर, काम खत्म, यस काम खत्म, नहीं कि सर ये बाहर में जाओ तो नहीं, तुम सीनियर बहुत इस मामले में ठीक रहती है लड़कियां। इधर क्योंकि ना फर्स्ट जनरेशन जब गई थी नौकरी में तो थोड़ा समझ नहीं पाई थी, अभी एकदम स्ट्रिक्ट, यस अपना जो प्रोटोकॉल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो सीनियर है काम खत्म, ओके सर थैंक यू, अपना प्रोटोकॉल है, चलिए। जितना कम बात करिएगा आप लोग ऑफिस में उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बनी रहेगी, समझे? जितना कम ऑफिस में, बाकी ऑफिस खत्म करने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके साथ पढ़ने वाले कलीग्स है, जो आपके स्टूडेंट लाइफ में जो दोस्त हैं, वो सबसे आप रहिए। ऑफिस में मतलब एकदम स्ट्रिक्ट, नहीं समझे? वहां नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें ना पुरुषों के ऊपर अजीब था। तो विवाह पुनर्विवाह करना में क्या खराबी थी? अगर कोई की बहुत कम एज में डेथ हो गई हस्बैंड की तो, लेकिन अंग्रेजों ने ये सारी चीजों को क्या किया, इंप्लीमेंट किया। इस वजह से समाज अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। ये बताओ, समाज में ये बात बोलने की है, इसमें एक बात बताओ जो अंग्रेजों ने गलत किया था। ये अंग्रेजों ने अच्छा किया खत्म करके, लेकिन समाज इसका क्या किया था, विरोध किया था। और ये होता है इंडिया में क्या है ना कि लोग घमंड में मत जाते हैं। जैसे अगर आप आज कहिएगा कि क्रिश्चियंस का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो आज सच में उनका अच्छा है, पहले हमारा अच्छा था, पहले हमारा अच्छा था। आज बताओ अगर नोकिया कंपनी का मालिक कहे कि ये क्या मोबाइल है जो हमारा था, तो भाई जब तुम्हारा था तो तुम बेस्ट था, अभी तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, ये हकीकत है। तो हमारा जब एजुकेशन सिस्टम था तो वन ऑफ द बेस्ट था वर्ल्ड में, लेकिन हम उस घमंड में अपने आप को बर्बाद कर दिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय हमारी थी, तक्षशिला हमारा विद्यालय था, सुश्रुत हमारे थे, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, चाणक्य, बट ये चीजें आज से 2000 साल पुरानी है। हम उसी घमंड में अपने आप को बर्बाद किए हैं, उसी घमंड में। आज भी बिहारी अपने आप को अशोक का सेनापति समझ के घूम रहा है, और कितना बर्बाद हुए हम लोग इसी घमंड में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आज से अगस्त का बात है, अगस्त का। तो कोई एक वीडियो था जिसमें हम ये बात बोले थे कि गूगल अगर चाहे तो घुटने पे ला सकता है डिजिटल ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी समझते हो, पागल हो जाते हैं, नोच के खा जाएंगे, उनसे कुछ आदमखोर हो जाते हैं। तो आज भारत में सोशल मीडिया पे डिजिटल ज़ॉम्बी घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, कुकुर की तरह पीछे पड़ गया, अरे कैसे घुटने पे ला देगा, इसको भारत से प्रेम नहीं है, और ये कह रहा है कैसे, एक इंडिगो ला दिया घुटने पे, एक इंडिगो ला दिया घुटने पे। अभी तो हम उन डिजिटल ज़ॉम्बियों को खोज रहे हैं, कहां थे बाबू, बैठा दिया था एक हफ्ता। तो भाई अगर आपके पिताजी आपको ये कह रहे हैं, आपकी मां आपको ये कह रही है कि तुम पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्रेम नहीं करती है, बाकियों की तुलना में ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए तुमको बोल रहे हैं। तो आज हम लोग डिजिटल ज़ॉम्बी से, तो भारत में ना एक वो जो नार्सिसिज्म है ना, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, ये बहुत खराब होता है। आज आप एक मेजॉरिटी सोसाइटी में आप ये कहिएगा कि हमें एजुकेशन सिस्टम, आज भी समझिए भाग भरोसे ईसाइयों ने अपने कंधे पे उठा लिया। बस आप इतना बोल के देखिए, नार्सिसिज्म उठेगा, आपको आज की रियलिटी छोड़ देगा, जाएगा 2000 साल पहले, अब कहेगा हमारे यहाँ धनवंतरी डॉक्टर होते थे, सुश्रुत होते थे। ये भाई मेरे ये बताओ, तुम्हारे किस हॉस्पिटल में आज वो पढ़ाई हो रही है? एम्स हो गया, आईजीएमएस हो गया, जो भी बड़ा हॉस्पिटल है, क्या हो रहा है? वो नार्सिसिज्म इतनी भयानक चीज होती है। नार्सिसिज्म एक चीज होती है जिसमें कहता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, कोई बुराई मत करो मेरा, कोई बुराई नहीं करो। अमूमन नार्सिसिज्म होता किसको था? ये होता है बड़े लोगों को, बड़ा पॉलिटिशियन है, हिटलर नार्सिसिज्म, ट्रम्प नार्सिसिज्म का शिकार है, पुतिन नार्सिसिज्म का शिकार है। मतलब हम ही जो बोल रहे हैं सही, हमारी आलोचना नहीं करो। तो बड़े लोगों में जब नार्सिसिज्म होता है तो समझ में आता है, अपने यहाँ सड़क छाप आदमी में नार्सिसिज्म घुस गया, भाई तुम्हारे में कुछ नहीं है। तो ये सामाजिक जो चीज थी, सामाजिक, ये एक 1857 की क्रांति के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जहर बोल दिया, किसने हमारी समाज को खराब कर दिया। यहाँ पे प्रशासनिक कारण में हड़प नीति जो था, ये एक बड़ा कारण था। राज्य हड़प नीति जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट डलहौजी ने लाया था, इसके तहत बड़े अमीर लोगों ने जो विरोध किया था ना, अमीर लोग ने, जैसे झांसी की रानी होगी, बेगम हजरत महल हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए, जितने नाना साहब हो गए, ये लोगों ने हड़प नीति के ही का विरोध किया था। बाकी से इन लोगों को दिक्कत नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनका साम्राज्य छीन लिया था राज्य हड़प नीति के तहत। अवध को छीन लिया, कुशासन का आरोप लगा के ये सब छीन लिया यहाँ पर। तो ये नाना साहब जो थे, क्या नाम था इनके, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, विरोध कर दिया था। धार्मिक कारण में ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म का बहुत प्रचार। भारत में ईसाई धर्म के फलने फूलने का कारण जो है वो ईसाई धर्म नहीं, बल्कि आपस में जो जातिगत हीन भावना है, उस वजह से ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। एक हम किसी धर्म के इंसान का छुआ हुआ खाते नहीं है, उसका परछाई पड़ जाता है अछूत मानते हैं। उसके घर से अगर कोई रिश्ता मांगने चला गया तो उसको आंख दिखा देंगे, तुम इतना जाति का हो, हमारे यहाँ आ गया रिश्ता मांगने, अब वो जाएगा ईसाई के यहाँ, उसको टेबल पर बैठाया जाएगा, डाइनिंग टेबल दिया जाएगा, चूड़ी चम्मच कांटा खाने के लिए, गुड मॉर्निंग सर, ये गुरु को कंप्यूटर, भाई साहब हम कहां से कहां आ गए, यही आ जाते हैं, क्या कहते हैं, यही आ जाते हैं। पूरी जिंदगी अंबेडकर साहब संघर्ष करने के बाद आखिर क्यों बौद्ध धर्म अपना लिया? उतना करने के बाद भी जब भेदभाव होने लगा। आज भी गौर करके देखिएगा, स्वामी विवेकानंद को हर समाज ने एक्सेप्ट कर लिया, हर समाज ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज भी मेजॉरिटी देखिएगा अंबेडकर साहब को एक्सेप्टेंस एक खास समाज से ज्यादा आती है। बाकी लोग लगता है कई बार विरोध हो जाता है, संविधान थोड़ी दिखते हैं, विरोध हो जाता है कई बार। भाई ये राष्ट्रीय धरोहर है हम लोग को नहीं। अब सरदार पटेल हमारे किसी के घर के बड़े, हम सबके हैं, जाति की रानी हम सबके हैं, नहीं समझ गया। महाप्रताप के वंश हम सबके लिए है भैया, आदर्श वहां पे सिंधिया नहीं हम लोग आदर्श। भाई आप में किसी का होगा तो भाई मानो, हम आप में किसी को जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन हम हमेशा से। और ये राणा प्रताप जो साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, लेकिन वो साम्राज्य उसूलों पे बसा था, वो साम्राज्य इंसानियत पे बसा था, उसमें ये चीज नहीं। तो जो सम्मान होंगे, सम्मान के काबिल होंगे आप। तो ईसाई धर्म का जो प्रचार हुआ था, वो उस वजह से भी ना यहाँ पर लोगों के अंदर एक असंतोष बन गया था कि भैया जिसे हम सता रहे थे वो ईसाई बन गया जाके, अब आके गुड मॉर्निंग करता है, बात चुगली करता है। जिसको आप सता रहे थे वो आपका चप्पल उतार के आता था, मालिक चप्पल उतार देते हो, पीछे बोरा बांध देते थे, आगे हड़िया बांध देते थे, हमारा थूक नहीं गिरे, वो अगले दिन से आया टाई पहन के गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, अरे भाई क्या गिरी तरीका, ठीक है क्या इसको तो नहीं समझ में गया। क्रिश्चियंस में भेदभाव नहीं है, आप चर्च में जाइएगा, आपका कोई नहीं है, आपको किसी चर्च में चेयर लगे होते हैं, वहां बैठ के कहीं बैठ पूजा कर सकते हैं, आराम से बैठिए पूजा कीजिए। तो ईसाई धर्म बड़ा तेजी से फैल गया, समझ गए कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? कुछ दिन में हमको कहेगा सर खान सर ईसाई है, हमको जहां तक गलत लगा है ना, कुछ दिन में कहेगा सर खान सर क्या है, ईसाई है। हालांकि हमारे बहुत ईसाई मित्र हैं, बहुत बहुत ज्यादा ही, बहुत हर जगह ईसाई लोग, हमारे सब में मित्रता ऐसा नहीं है, बट इसलिए ईसाई करें, ईसाई जैन ये लोग, हमने बहुत बार इन लोग का वो मतलब एक्चुअल में हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ एक तालाब होता है, पानी होता है ऐसे, उसमें बैप्टिज्मा बोलते हैं। जब आप ईसाई धर्म के लिए जाइएगा ना, तो उसमें फादर आएंगे और आपको ईसाई धर्म बनेंगे, तो उसमें आपको ऐसे ना पानी में अंदर, जैसे हम लोग कुंभ में कैसे नहाते हैं, तो वैसे वो लोग बनाते हैं, तो उसमें वो बैप्टिज्मा करते हैं। तो हम लोग क्रिश्चियन स्कूल में थे, तो जब बैप्टिज्मा हो रहा था हम लोग देखे, हम लोग क्लास 5-6 में पढ़ते थे, बुझाता कुछ नहीं था। एक दिन स्कूल में बहुत पहले घुस गए लोग, ना टीचर आए थे ना कुछ, 8 बजे स्कूल 6 बजे घुस गए लोग, एक एक्स्ट्रा कपड़ा लेके आए थे लोग, हम 4-5 आदमी थे लोग, हम लोग घुस के ये सब एग्जाम पास में था, ये इशू हमारी क्या करना है, बाद में हमको पता चला कि कोई देख लिया, पता नहीं क्या बोलेगा, लेकिन था वहां पे। तो उस समय जब क्रिश्चियन स्कूल में हम पढ़ते तो बड़ा दोस्ती थी उसमें, तो अच्छा चीज रहता है। जैन लोगों में इसलिए है ना कि हम जैन मुनियों की हम उपदेश खाली समय में या तो हम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या होती है, एक मेल कैसे अलग तरीके से सोचता है, एक फीमेल कैसे अलग तरीके से सोचती है, जैसे शारीरिक बनावट अलग है तो मानसिक बनावट भी अलग होगी, और नहीं तो जैन मुनियों की उपदेश सुनते। तो जैन मुनि लोग जो होते हैं ना, हमारे तो कई बार बोले होंगे तरुण सागर जी महाराज, उनके शरीर पर बाल होता था, नोच देते थे यहाँ पे कुछ भी खाना खाने के लिए नहीं, बस कुछ भी में शायद
12 बार या 8 बार ऐसे करके खाते हैं हमें से सबका उतने ना तेल ना नमक ना मसाला ना अरे भाई साहब उनका जीवन देखोगे ना सब कुछ त्याग के रखती है वहाँ पे मसाला वसाला सब नहीं खाते तो वहाँ पे ना उन लोग का बड़ा हालांकि हम आपको ये नहीं करेंगे आप सब कोई जैन धर्म बन जाओ हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप जैन धर्म अपना लो लेकिन एक बार हम कहते हैं कि आप जैन लोगों की जो उनके ऋषि मुनि हैं आप एक बार प्लीज उनके उपदेश एक बार 10 मिनट सुन के देखना ठीक है आप अपना ही धर्म मानो हम नहीं कर रहे हैं आप करो लेकिन सुनना जरा बड़ा अच्छा उपदेश देते हैं और हमारी देश से शुरू हुए थे जैन लोग तो कई सारे धार्मिक कारण भी बन गए थे और ये हकीकत था कि अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का सपोर्ट किया था तो एक्चुअल हुआ क्या था कि अंग्रेजों के कारण लोग ईसाई धर्म के ऊपर उंगली उठाने लगे थे समझ गया तकनीकी कारण में क्या था भाई तकनीकी कारण देखते हैं तकनीकी कारण में रेल आ गया डाक आ गया प्रेस आ गया इस वजह से ना जो विद्रोह की भावना थी बड़ी तेज फैल गई विद्रोह की भावना नहीं समझा गया अब जैसे मान के चलिए कहीं पेपर लीक हुआ है जैसे भागलपुर में कोई एग्जाम का पेपर लीक हुआ वहां के बच्चों में बड़ी दुख होगा कि भाई कैसे लीक हो गया हम वहां ट्रेन पकड़ के चल जाए तो हो गया बवाल अब वहां का लेकर रुकेगा बस यही रेल ऐसे ही हुआ था कहीं असंतोष बना रहा था रोड ट्रेन में गलत बर्बाद नहीं किया जाएगा यहाँ पर बस हो गया बवाल यहाँ पर रेल व्यवस्था डाक व्यवस्था प्रेस व्यवस्था इस्लाम ने भी 1857 की क्रांति को हवा दिया था सैनिक कारण में बताया था आपको सैनिक कारण में क्या था देखिए फौज में एक रूल फॉलो करना होता है आपको दाढ़ी नहीं रखनी है मूछ नहीं रखनी है पगड़ी नहीं रखनी है कड़ा बाला ये सब नहीं पहनने देना है फौज में क्योंकि वो हथियार चलाने नहीं दाढ़ी रखेंगे फंस सकता है या दाढ़ी के बाद बंदूक के हथियार में चले जाएंगे बहुत माइनर गैप होता है और दूसरा क्या है निशाना लगाने में थोड़ा मुश्किल होगा बड़ा बाल रखेंगे डेंड्रफ होंगे आज ना शैम्पू आ गया उसमें बहुत ये कानून में रखेंगे कहीं झाड़ी में जाना पड़ता है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तो अंग्रेजों ने सब क्या रोक लगा आज भी नहीं रख सकते आप आपको रखना है तो अपने बटालियन में जाइए और कर्नल सबसे लिखित लेके आइए अगर परमिशन दे देंगे आपको मिलेगा और कुछ लोगों को मतलब ना मूछ रखने के लिए पैसे भी मिलते हैं जैसे बीएसएफ में बड़ी मूछ है ना तो उनके मूछ संभालने के लिए अलग से पैसे मिलते हैं हाँ मूछ रखिए एकदम बढ़िया से यार फौजी लोग के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पे छूट है जैसे सियाचिन वगैरह जगह है वहां दाढ़ी नहीं बनाने की जरूरत इतनी ठंड पड़ती है आप सोचिए उन फौजियों को हमारे क्या बीतता होगा अभी के टाइम पे जो कश्मीर में होंगे आप लोग को ठंडा में हालत खराब हो जाता होगा सुबह उठते उठते और बेचारे जो कश्मीर में ड्यूटी कर रहे हैं हथियार लेकर उनका क्या हालत होता होगा बहुत टफ जीवन है उन लोग का तो हालांकि देश सम्मान भी करता है फौजियों का लेकिन फिर भी जितना उनका बलिदान है उस हिसाब से हमारा सम्मान नहीं है ये हकीकत है हाँ हम लोग फौजियों का सम्मान केवल इंडियंस के जो भावना है ना जो दिल से प्रेम है ये है इंस्टीट्यूशनल उनको सम्मान की बात अगर कहेंगे तो बड़ा अभाव देखने को मिलता है इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या है जैसे ऐसा कोई गांव है जहां कोई फौजी का फैमिली नहीं है तो आपको पता है कि जो बड़े रेलवे स्टेशन है जैसे वहां पर तो एक उनका एरिया होना चाहिए आर्मी का ये तो बड़ा उसके सम्मान से देखता है इंसान कि यहाँ ये वेटिंग एरिया किसका है आर्मी फैमिली बड़ा अच्छा लगता है हालांकि ये होता है कहां पर जहां छावनी होती है छावनी वहां मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है लेकिन हाँ ये है कि पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है आर्मी के लिए हमेशा से खड़ी रहती है पब्लिक यहाँ पर अभी हम लोग जो ब्लड बैंक बना रहे हैं ना हम लोग जैसे नीचे देख रहे हैं आप लोग बहुत तेजी से काम चल रहा है यहाँ भी लोग ब्लड देना रहे हैं यहाँ पे तो हम सब लोग देंगे भाई हम सब आप लोग नहीं देंगे तब क्यों हंस रही थी ब्लड बैंक कोई मशीन बना के बंद नहीं सकता उसको किसी न किसी ह्यूमन से ही निकालना पड़ेगा अगर ऐसा रहेगा हम लोग का आर्मी से हम लोग को भी इन केस एनी इमरजेंसी देखो फौजी क्या होते हैं हम गए फौज के पास सर हम लोग ब्लड बैंक बना रहे हैं ऐसा ऐसा होगा तो देखो सोच कितनी अलग होती है हमें ये लगा था कि जैसे ब्लड बैंक स्टार्ट कर देंगे तो फौज को अगर जरूरत रहेगी तो हम ब्लड देंगे तो ब्रिगेडियर साहब थे तो ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छा लगा मुझे हरियाणा के बहुत अच्छा लगा हमारी पूरी बटालियन को बोलिए मैं भी अपने फौजियों को कहूंगा कि ब्लड डोनेट करें हम कहा यार हम यहाँ इनको देने आए थे ये उल्टे हम ही लोग को दे रहे हैं अब मेंटलिटी देखो फौज हथियार से नहीं मानसिकता से लड़ती है अब मेंटलिटी देखो हमें लगा कि फौज में लड़ाई हो रही होती है वहां जरूरत पड़ेगी तो हम डोनेट करेंगे उल्टा का कि बहुत अच्छा काम करें आप मैं अपनी पूरी ब्रिगेड को कहूंगा बटालियन को कहूंगा कि एक कंपनी ब्लड डोनेट करे मैं कुछ बोलने नहीं दूंगा भाई साहब तब लगता है फौज को हाथ से नहीं दिल से सैल्यूट किया जाता है यहाँ पर आप सोचिए कैसा लगा आपको सोचते रह कितना ये लोग बलिदान दे सकते हैं और क्या ही महान होते हैं ये लोग इनकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं आदमी अच्छा वही कहीं और जाएंगे किसी को हाँ दे दीजिए हमको 5000 यूनिट दे दीजिए 10,000 यूनिट दे दीजिए ऐसा नहीं पुलिस डिपार्टमेंट भी देती है ब्लड देती है पुलिस डिपार्टमेंट बट क्या है कि फ्रंट पे वार करना होता है ना आर्मी को तो बड़ा वो हो जाता है और कई बार केवल आर्मी नहीं उनकी फैमिली भी तो होती है उनकी फैमिली के लिए एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ भी ब्लड की जरूरत होती है बहुत होती है हर जहाँ भी मिलिट्री छावनी होगी ना वहाँ पटना में भी है दानापुर में अच्छे हॉस्पिटल से तो ये कई सारे क्या हो गया सब समाज अलग अलग कारण तत्कालीन कारण सबसे बड़ा था अंग्रेजों ने बेस फील्ड की जगह किसकी जगह बेस फील्ड की जगह एनफील्ड राइफल लाया बेस फील्ड की जगह कौन सा लाया एनफील्ड राइफल तो बारूद जो रखा जाता था बारूद को ठंडी गर्मी बरसात मॉइस्चर से बचाने के लिए आपको बारूद के ऊपर कोई ना कोई एक ऐसा लेप लगाना है जिससे कि उसके अंदर नमी ना जाए आज के टाइम पे पीतल लगाया जाता है क्या लगाया जाता है पीतल तो बंदूक जो की गोली वो किसके अंदर आती है पीतल के खोल में तो आज के सेट में जो बंदूक का जो डिजाइन है गोली का वो इस तरह पीतल का एक खोल है और पीछे प्राइमर है और इसके सामने बुलेट होती है बंदूक की बुलेट छोटी सी होती है बुलेट बड़ी नहीं होती है बुलेट बहुत बड़ी नहीं होती ये बुलेट है जब हम बंदूक को फायर करते हैं ना बंदूक को तो बंदूक का जो डिजाइन होता है वो इसको क्या करता है बंदूक हो गया बंदूक में चैम्बर हो गया यहाँ पे चैम्बर हो गया यहाँ से बंदूक की गोली निकलेगी यहाँ पे तो यहाँ से जो बंदूक जब हम लोग फायर करते हैं यहाँ से जैसे बंदूक फायर करते हैं तो इसका एक ट्रिगर आके इसको मार देता है फट से जैसे मारेगा तो ये प्राइमर की खासियत होती है ना इस पे ज्यादा चोट करेंगे ना तो ये चिंगारी में बदल जाता है तो प्राइमर केवल चिंगारी में बदल जाता है और जैसे चिंगारी में बदलेगा ना इसके अंदर बारूद भरा होता है ये ब्लास्ट कर जाता है बारूद की एक खराबी वो धीरे धीरे आग नहीं पकड़ता है बारूद और ईंधन में यही अंतर है ईंधन धीरे धीरे आग पकड़ेगा लकड़ी को एक सिरा से जलाएंगे दूसरा सिरा धीरे धीरे पकड़ेगा बारूद की खराबी कोई एक को जलाएंगे सब पकड़ लेगा तो बारूद और ईंधन में यही अंतर इसमें बारूद भरा होता है ये इतना जोर से होता है बारूद की ये प्राइमर इसको आगे दिया और इसके अंदर आग पकड़ लिया और ये ब्लास्ट कर जाता है तो बंदूक में जो आवाज आती है एक्चुअल बंदूक के अंदर ब्लास्ट होता है बंदूक के अंदर क्या होता है ब्लास्ट होता है अब बंदूक की बाहरी बॉडी इतनी मजबूत बनाई जाती है कि वो ब्लास्ट को झेल लेता है उस ब्लास्ट को झेल लेता है तो जब ये बारूद फटता है तो चारों डायरेक्शन में सोचता है कि बंदूक को फाड़ दे तो कहीं जगह ही नहीं रहती इतनी मजबूत केसिंग होती है उसकी गन मेटल अलग होता है कि वो उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है उस टेम्परेचर उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेता है उस ब्लास्ट को बर्दाश्त कर लेता है अब ये कहीं निकलने का जगह ही नहीं होता और ये ब्लास्ट करता है तो बस यही बच गया ये आगे वाला जो होता है यही एक बच जाता है बीच में गोली रखी गई थी अब जब ब्लास्ट होगा तो ये क्या करता है यही आगे निकलता है आगे निकल जाता है तुरंत यहाँ से मजबूरी है उसकी आगे निकलना अच्छा जब ये आगे निकलेगा तो अपने आपको न्यूटन का थर्ड नियम पता है जब भी कोई चीज आगे निकलती है तो पीछे की चीज को ढक देती है पीछे की चीज को ढक देती है बस यही एक दूसरा काम करता है मैकेनिज्म एक यहाँ स्प्रिंग लगा देता है जैसे ये पीछे ढकता है तो ऑटोमेटिक दोबारा लोड हो जाता है जैसे पीछे ढकेगा ना तो उसका एक और काम फायदा क्या हो जाता है एक यहाँ छोटा सा छेद दे देते हैं एक यहाँ पीछे छोटा सा छेद दे देते हैं और एक स्प्रिंग लगा देते हैं तो जब गोली पीछे आगे निकलेगी तो पीछे क्या करेगी ढकेलेगी तो जब ढकेलती है ना तो इसका बैरल पीछे आता है जब पीछे आता है तो इसका जो खोखला था पीतल उसको पीछे ढकेलेगा और पीछे ढकेलेगा तो बाहर आ जाएगा तो एक तीर से तीन निशाना जैसे गोली गई वो पीछे ढकेली
पीछे ढकेली तो बंदूक पीछे आके क्या अपने से लोड हो जाएगा। जब लोड होगा तो पीछे आने के क्रम में वो पुराना बचा पीतल का खोखा को पीछे ढकेल देगा, अब पीछे होल होता है उससे बाहर आ जाएगा। इसलिए देखिएगा गोली चलाता है ना तो खट फट बाहर निकल और ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। पहले क्या था, ये स्पीड सिस्टम नहीं था, तो एक गोली चलाओ फिर बंदूक खोलो फिर गोली लगाओ फिर सीधा करो फिर करो, तो खोबैया पे आके 3 लाठी मार देगा धन। आज भी कट्टा में वही होता है। अच्छा, बंदूक चलाना सबसे बड़ा रिस्क होता है। बंदूक में जब ब्लास्ट होता है तो बंदूक इतना मजबूत होना चाहिए कि ब्लास्ट झेल सके। बिहार में बनने वाला कट्टा 3 गोली चला दीजिएगा ना तो ये ब्लास्ट होगा ना, ब्लास्ट तो यहीं फट जाएगा, यहीं क्या हो जाएगा, फट जाएगा, हाथ से उड़ जाएगा। हाँ, इसलिए गन में तो अलग होता है, कट्टा तो नॉर्मल बना देता है, नहीं होता है जहाज। हथौड़ी देखिए मार देंगे, हथौड़ी 4 हथौड़ी में कट्टा चल जाएगा। आप लोग को आइडिया नहीं है, ये सब आइडिया हो चलाइयो। आगे बढ़े तो बेस फील्ड की जगह एन फील्ड राइफल आएगा। आज बताइए, आज आप ही बताइए बाबू, जो आज के समय में जो राइफल्स हैं उसको मॉइस्चर से, उसके बारूद को मॉइस्चर से बचाने के लिए चर्बी का यूज होता है या पीतल का? इसका यूज होता है पीतल। हर गोली जैसे चलाएंगे तो बंदूक की गोली कहां जाएगी, आगे ब्लास्ट कौन करेगा, बारूद ब्लास्ट करेगा, पर बुलेट जाएगी आगे, जब वो पीछे जाएगी तो ऑटोमेटिक क्या कर देगी, लोड, अब बचा पीतल का खोखा बाहर गिरा तो बाहर निकाल देगी। तो एक तो डायलॉग बोलता है अपने यहाँ बिहार में, कत्ता गोली मारेंगे कि पीतल का खोखा बेच के राजा हो जाए। वो पीतल का बार में बिकता है, बंदूक बनाने वाली कंपनी उसे खरीद लेती है, दोबारा उसको थोड़ा सा रिफाइन करके या उसी को दोबारा आइसफन फेंकेगा ना तो इनको बर्दाश्त नहीं हो जाएगा। मैंने कितना गोली चलाएगा कि तुम पीतल का खोखा बेच के कोई राजा हो जाएगा, नहीं समझ गया? ऐसा नहीं फेंकेगा ना कि हम फूकते हैं तो बिजली उत्पन्न हो जाता है, बिन टरबाइन चल जाता है, तो दिमाग जल जाता है। मतलब पीतल का खोखा बेच के राजा हो जाएंगे, वाह वाह। गोली मारवा की मच्छरदानी बना रहा है। तो उस समय इस बारूद को रखने के लिए पीतल की केसिंग नहीं होती थी, खोखला नहीं होता था, बल्कि बारूद को एक पैकेट में रखना होता था, बारूद को एक पैकेट में रखना होता था, और उस पैकेट में अंदर नमी न जाए तो उस पैकेट के अंदर गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी, चर्बी नमी आगे नहीं जाने देता। अब गोली चलाइए तो बंदूक भारी होता है, तो यहाँ गोली का चेन लगाइए, यहाँ से निकालिए, इस तरह से नोचिए, क्या करिए नोचिए। अब बंदूक पहले इतना अजीब था जिसका कोई नहीं, हम नोचने के बाद वो बारूद को बंदूक की नली में ऐसे भरिए, भर दिया। अब इसके बाद ना इसके बारूद को दबाइए, क्योंकि बारूद दूर दूर रहेगा तो ब्लास्ट नहीं करेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो दूसरा लकड़ी लेकर बंदूक ऐसे ठूसिए ताकि बारूद नीचे बैठ जाए। अब उसके बाद उसमें गोली डालिए, अब उसमें क्या डालिए, गोली डालिए, गोली चल गया। अब इधर से जब गोली चलाएंगे ना तो जो बारूद आप ठूस के भरे थे उसमें आग लगेगा, तब इधर से गोली निकलेगी। बताओ कितना दूर जाएगी। बट आज के टाइम का जो इवोल्यूशन है वहां पे आज ना अचानक सब सिस्टम आ गया, उस समय यही सिस्टम था। अब यहीं से हो गया, मंगल पांडे को कहा गया कि इसमें नमी ना जाए बारूद में, तब इसमें दांत से ही खोलना पड़ता था, कि बंदूक लिए हैं एक हाथ में, यहाँ पे बंदूक रख के थोड़ा नहीं से फाड़िएगा, दांत से फाड़ना था। अब हो गया बवाल कि तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगी। मंगल पांडे देख लिए, कहे ये तरीका, हम पांडे रे पंडित ब्राह्मण, हमरा तू गाय का चर्बी छुआ दिया, ये नाच दिया रे पूरा हमरा यहाँ पर, समझ गया। और उस समय मंगल पांडे का एक ये बात कैसे चला था, उसका नाम नहीं आ रहा है, भंगी करके एक आदमी था, भंगी। तो उससे ना मतलब वो हो गया, तो उसने बड़ा मजाक करके बोला कि जैसे ना भंगी बड़ा गलत शब्द है वहाँ पे जो नीच दिखाने के लिए बोलता है किसी को। तो नाली साफ कर रहा था और कहीं जानवर मर जा रहा था उठा के, तो उसी ने बोल दिया हम तो हाथ से उठाते, तुझे तो दांत से नोचता है, समझ गया कि नहीं गया। उसका बात ही हटा दिया गया इसमें, और उसी ने बतिया बोला था हम तो हाथ से उठाते, तुझे तो दांत से खींचता है, उसके बाद अपने को श्रेष्ठ बोल। अब यही बात जो थी ना वो क्लिक कर गई कि ये बात बोला है, क्योंकि वही मरे जानवरों को खींच के कारखाने में ले जाता था जहां से उसकी चर्बी निकाल के बनाई जाती थी। अंग्रेज उस कारखाने में किसी को जाने नहीं देते थे। अच्छा, ये मरे जानवरों का काम वो छोटी जातियों से करवाते थे, और उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, पर उसके नाम क्या भंगी लगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कभी कभी नहीं होता है, कोई दिमाग का नाम होता है नहीं आता। उसी ने बोल दिया कि बहुत अपने आप को बोलते हो, हम हाथ से उठाते थे दांत। ये बात सुनिए मंगल पांडे की, कौन सी बोला हम लोग दांत से, कौन सी, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब मंगल पांडे के दिमाग में खटका, बाप रे बाप गड़बड़ है कुछ। अब मंगल पांडे सारे सैनिकों को बोले, अब मंगल पांडे का हम खुद पता करेंगे। जब कंफर्म हो गया तब मंगल पांडे कहे कि हमरा तो पूरे समाज से निकाल देगा, लेकिन एक बात बताओ, ये जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश फौज में किसको मारने के लिए गए थे सब, किसको मारने गए थे सब, नहीं समझ रहा है। अब जब धर्म आंच आया तब आंख खुली, अंग्रेज किसी के नहीं है, अंग्रेज किसी के नहीं। अच्छा, उनके लिए गाय नॉर्मल चीज है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में चिकन मटन उतना नहीं प्रसिद्ध है जितना कि बीफ, तो गाय भैंस के मीट को हम बीफ कहते हैं, और भारत उसका ब्राजील के बाद एक बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, समझा कि नहीं गया। और हम लोग ब्राजील को कब का पीछे छोड़ दिए हैं, ऑन पेपर नहीं छोड़े हैं, उसका रीजन समझो। हमारे यहाँ स्मगल करके बहुत सारी गायों को पहले बांग्लादेश बॉर्डर पे लाया जाता है, और 10-15 मिनट तक कुछ पुलिस खिला के अब थोड़ा पुलिस हो जाती है, 2-4 हजार गाय हिला दिए जाते हैं, और वहां जाके गाय भैंस काट दिए जाते हैं, और उससे बनता है बीफ, और बांग्लादेश बीफ का एक्सपोर्ट करता है। जबकि बांग्लादेश की जो 12 करोड़ की आबादी है, वो 12 करोड़ की आबादी और जितना क्षेत्रफल है उतना उसके पास ही इतने बीफ नहीं है कि बांग्लादेश में लोग बीफ खाते, तो अपने लोकल कंजम्पशन को पूरा नहीं कर सकता, ये वहां का खुद का गवर्नमेंट बोलती है। अब उसका एक्सपोर्ट कहां से कर रहा है, आप समझ रहे हैं किसी को दिक्कत। तो ये एक बड़ा कारण बना। अब तब मंगल पांडे आके बोले कि हम देखे तो गाय भैंस का चर्बी, अच्छा इन सारे जानवरों की चर्बी से ज्यादा मोटी चर्बी सुअर की चर्बी होती है। तो मुसलमान कहा कि गाय भैंस, तो मुसलमान में एक चीज है ना कि जो जानवर अपना पहला आगे का पैर झुका के बैठता है ना उसको ये लोग खा सकते हैं। बकरी को देखिए, बकरी जब बैठती है ना तो अगला पैर पहले मोड़ेगी फिर, लेकिन कुछ जानवर पहले पिछले तरफ बैठ जाते हैं, पहले से मोड़ के। कुत्ता को देखना, कुत्ता ऐसे चलेगा, धंधे वाला कैसे बैठ जाएगा, समझ गए। तो मुसलमान में रेंगने वाले जानवर नहीं खा सकते हैं, से पकड़ के खाने वाले जानवर नहीं खा सकते। जैसे कौवा को कुछ जगह पहले लतवा से दांत देगा, जहां देगा उसके बाद खाएगा। तोता देखना, मिर्चा दोगे ना तो परवा उठा के खाएगा, वो नहीं खा सकते। जो डायरेक्ट उसे नहीं खाते हैं वो लोग, उनका अपना प्रोटोकॉल है, इसका मेनू लिस्ट है क्या खा सकते हैं। सुअर खा नहीं सकते हैं। अच्छा, गांव देहात में हल्ला कर दिया कि मुस्लिम सुअर खाता है, वो सुअर बोलते तक नहीं है, उनको बोलता है कि सुअर बोलने से मुंह नाटक हो जाता है, गंदा जानवर इसे क्यों बोलते हैं यहाँ पर, नहीं समझा गया। तो
मुंह नापाक हो जाता है। अरे यहाँ लोगों की आत्मा नापाक हो गई, मुंह नापाक की बात करते हैं। हाँ, मुंह तो छोटी चीज होती है, मुंह शरीर छोटा चीज होता है, आत्मा लोगों की अशुद्ध हो गई है, आत्मा नापाक हो गई है लोगों की यहाँ पर। कि अगर अकेले में जा रहे हैं, कोई नहीं है, कोई छोटा बच्चा है, तब वो आत्मा बता रहा है कोई दुकान पे जाएंगे और दुकान का मालिक उसके फादर या जो चला रहे नहीं है, अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है तो देखिएगा तरीके यहाँ पे 5 रुपए के 50 रुपए का सामान ले लेगा, फोट लेकर आएगा, मेंटेलिटी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ आत्मा दूषित हो गई है, लोग जुबान की बात कर रहे हैं। नहीं समझ गया? अब बताइए, जो उस विधायक को बलात्कार के बदले उसको जो जमानत मिली है, ये आत्मा नहीं मर गई थी उसको? हाँ, हम तो बस इतना कहते हैं, उन जज साहब का फोटो तो कम से कम आए कि दुनिया देखे कि यही वो महान जज है। नहीं समझा गया? दुनिया देखिए उन महान जज साहब कि आप ही हैं प्रभु, जिस वजह से और लड़कियां बाहर निकलने से डरने लगी हैं। अब नहीं समझे? लड़की को कम से कम डिमांड करो कि हमें उस जज का चेहरा देखना है। समझ रहे हो? तो आत्मा मर गई है। लोग जुबान की बात करते हैं यहाँ पे। तो मुसलमानों ने कहा, ओए बाप रे बाप, तो सूअर का चल गया, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अजीम। मुसलमान भर गया सब। अब हुआ विद्रोह। अब क्या हुआ? विद्रोह। उस विद्रोह को रोक नहीं पाए, लेकिन इस विद्रोह को ज्यादा दिन चला भी नहीं पाए, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, गरीबी में संगठन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। समझा कि नहीं? गरीबी में संगठन ज्यादा दिन नहीं चले। भारतीय सैनिकों के पास उतने पैसे थे नहीं, उतने हथियार थे नहीं, और जो अमीर राजा थे वो अंग्रेजों के चमचे बन चुके थे और पहले ही सहायक संधि कर चुके थे। अंग्रेजों को पहले से पता था, सहायक संधि जिन जिन ने किया था उन सब ने सेना भेजा, उन सब ने हथियार भेजा। इसमें सबसे अमीर सिंधिया परिवार था, पैसा भेजा, हथियार भेजा, और झांसी की रानी को मारने में अंग्रेजों से बड़ा हाथ सिंधियों का था। आज आप बोलेंगे तो सोशल मीडिया पे डिजिटल जोम्बी घूम रहा है, सब कहेगा कि इसको सिंधिया से खाली नेहरू को गरियाओ, सिंधिया को नहीं। नहीं समझा? गाली देने का भी एक मीनू है, बस इसको गरियाओ, इसको नहीं। नहीं समझेगा? जिनवा तो बिना सुअर का सूप पीता था और जिन्ना का खुद क्या करना था कि मैं मुसलमानों का धार्मिक नेता नहीं हूं, और इस्लाम धर्म में सुअर एकदम इतना ही, आप खुद से सोचो सुअर कितना प्रोहिबिटेड है, 18 साल की क्रांति हो गई वहां पे, वो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है, कभी नहीं। उनके धार्मिक उसमें है वहां पे। देखिएगा इस्लाम धर्म में ना सूद पे पैसा भी वो नहीं लेते, पैसा भी रहेगा, कर्जा नहीं देना रहेगा, नहीं देंगे, लेकिन सूद पे पैसा नहीं दे सकते। तो इस्लाम धर्म में लिखा है कि जो सूद का पैसा खाएगा उनका अलग से इलाज होगा। अलग से इलाज होगा उनका, सूद पे पैसा नहीं खाना। इसलिए देखिएगा, पहली बात, एक तो मुस्लिम में मेजॉरिटी में फाइनेंशियल स्थिति खुद में ही दिक्कत है, लेकिन ज्यादा पैसे भी अगर आ जाते तो लोग ने ऐसे नहीं लेते। समझा कि नहीं? नहीं वहां पे। तो और दूसरा क्या, शराब पीने पे रोक है वहां पे। तो पैसा थोड़ी की रोक है, तो पीते हैं वो लोग भी, परसेंटेज वाइज 15%, मतलब टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का लगभग 15%, एक कम संख्या है यहाँ पर। तो लेकिन पीने वाले भैया किसी भी कास्ट मजहब किसी का भी हो सकता है, कहीं की भी शराब सही नहीं है। तो यही मेन कारण था सैनिक विद्रोह का। समझा कि नहीं? सुअर की हड्डी पाउडर सब अल्लाह कर दिया था यहाँ पे। अब बैरकपुर छावनी में कौन सी बटालियन थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में तैनात थे मंगल पांडे। अच्छा, इनको पहली सूचना किसने दिया था? भंगी ने। इनको बस जमाते से उठाते हैं, दांत से काटते तो दिक्कत नहीं होता है, बस यहीं से क्या हो गया, खोज पड़ताल में चालू हो गया। वरना अंग्रेज सब कहते थे अफवाह है जी, तुम लोग खाली अफवाह में बात क्यों? क्योंकि दबे कुचले अंदाजों में आवाज बाहर आ जाती थी कि ये चर्बी लगा हुआ है। नहीं समझ गया? और चर्बी लगा रहेगा तो पता भी तो चल जाएगा ना किसी चीज से। तो कहते थे नहीं केमिकल है, केमिकल है। जब वो बोल दिया ना उसमें काम करने वाला, तब इन लोग का दिमाग खटका, हटा के तो नासिया दिया रहते तो हम लोग को। तब उसके बाद विद्रोह हुआ। तो 34 नेटिव इन्फेंट्री जो थी, 34 नेटिव इन्फेंट्री कहां पे बना थी? बैरकपुर। अब मंगल पांडे किसमें थे? उसी बात। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई कि विद्रोह करने वाले हैं, विद्रोह करने वाले। उसने क्या किया? 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन को कई टुकड़ों में भेज दिया, कहा कि दूसरे सैनिक आसाम चले जाएंगे, 15 सैनिक यहाँ जाएंगे, दूसरे इधर बिखेर दिया। इसलिए बैरकपुर से ज्यादा बवाल नहीं हुआ, मेरठ से हुआ। अब बात ये है, इतने समझदार थे सब अंग्रेज समझना। 34 नेटिव इन्फेंट्री में 10,000 सवाल, मतलब 10,000 की फौज है, उठा के 5,000 को बहाना भेज दिया। जैसे सुना सब यहाँ पे अंग्रेज जानबूझ के शराब पिलाता था। जब ये खबर लगा तो शराब की सप्लाई बढ़ा दिया सर, और रेट कम करके शराब पियो। और शराब पीने के बाद ना इबक देते थे। शराबी की सबसे बड़ी खराबी, सबसे बड़ी खराबी, शराब पिला दोगे ना ले सब बजे। और क्या बोले? चखना रहेगा ना, चखना का अन्न हाथ में लिया, झूठ नहीं बोलेंगे। चखना में ले लेता है, अन्न हाथ में, झूठ नहीं बोलेंगे। अपने कमाते हैं, अपने खाते हैं, दूसरे को बोले देते हैं। नहीं, एक बात बोले बुरा मत मानिएगा, ऐसा नहीं डायलॉग बोलेगा ना भाई, समझ के बोले, बुरा लगे तो माफ कर दीजिए। इतना अजीब हो जाता है ना दारू पीने वाले समझ, जिसका कोई, अरे बाबू हम क्या बोले, कुछ दारू पीने का शौकीन जो आसपास में सोसाइटी में रहते हैं, तो आपके साथ हर तरह के लोग रहेंगे। और कई बार जब हम लोग किसी बड़े जगह जाते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहां पे ना कई आदमी को ये लगता है क्योंकि शराब पीते होंगे, तो पूछता है पीते, तो बता देता है नहीं पीते। तो पता है 20-25 हजार की हम देखे हैं शराब की बोतलों को, क्या कर रहा है भाई 20-25 हजार का? हाँ, पता नहीं क्या है भैया उसमें, एक बोतल नहीं पहुंची यार, किसी का तो सैलरी उतना, पता नहीं क्या होता है उसमें। अब एकदम शराब पी लेगा तो एकदम बोलेगा यहाँ पे गजब। नहीं समझा गया? ऐसा ही बोलेगा, आज पैसा तुम्हारा भाई देगा। जेब में पैसे नहीं है। नहीं समझ गया? शराब पीने वाला शराब पिएगा तो बक देगा। सबसे खतरनाक शराबी सब गाड़ी देख लेगा, आज गाड़ी हम चलाएंगे, तुमको नहीं चलाएगा। हम लोग के साथ एक लड़का है, उसका ब्रेकअप हुआ था बहुत पहले। आज उसकी एज हो गई होगी मेरे ख्याल से 45-46 के आसपास, और लाभ खाया था जब वो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था। तब उस समय होती है एज 19-20, ग्रेजुएशन में अप्रोक्स 20 होती है। अभी तक बेचारा टेंशन में रहता है। हम लोग को कहीं जाना रहता है तो उसको गाड़ी बहुत अच्छा चलाता है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर कभी हम लोग को फास्ट चल रहा है तो वो इतना संयमित आदमी है कि कितना चिल्लाते रहिए, कितना इमरजेंसी रहेगा, गाड़ी एकदम फिक्स स्पीड, नहीं भाई ये लिमिट है, जरूरी है। अगर जल्दी जाना है ना तो उसे बता देते हैं कि भाई तू तो छोड़ के कहीं चल रही है। 5 बार 6 बार कैसे बोलेंगे ना, उसका सांस इतना जोर से आएगा कि दूर तक सुनाई दे। हम बार बार क्यों कहते हैं, आप गौर करके देखो कि हम वंदे भारत ट्रेन पे घुसिया जाते हैं। एक बार हम लोग वंदे भारत ट्रेन छूट गई थी, जयपुर जाना था, तो फिर हम लोग गाड़ी निकाले, लोग वो चला रहा था, उसके बाद बीच में बात बोल दिया उसको, सोचा वंदे भारत से पहले गाड़ी से हम लोग जयपुर छोड़ दिया। एकदम फिर कुछ बोलबे नहीं करेगा। अब काहे कोई स्पीड धीमा करेगा, ले गया वहां पे ना, वो शराब नहीं पीता। अब जबकि बेचारा को 26 साल पहले की बात ना, अभी तक नहीं गया। अब 46-47 हो गया, आप कौन करता है? लेकिन बेचारा गाना, जब उसको गाना नहीं सुने पता ना, बोल दो इसे। अच्छा हम लोग तो भाई आप अपने दोस्त हैं तो हर बात जानेंगे, स्कूल में पढ़ने में कैसे थे, और बात थोड़ा सा बता देते हैं, और बाप रे बाप। तब उन्हें वंदे भारत पहुंची, छोड़ के पहले जयपुर पहुंच गए लोग।
तो हम आपको जो उसको हुआ उसका तो हम देख रहे हैं, ये 900 बंदे भारत आने वाले होंगे, दो तरीके का कौन सी का झमेला पहले गाड़ी से पहले पहुंच गया लोग का बंदे भारत चलेगा, बस पुरानी बात बोल देगा। अब वैसे ना हमारा नहीं हुआ, एक इंप्रेशन अजीब हो जाता है कि यार हम इसको बंदे भारत छूट गए, गाड़ी से पहले पहुंचा दिया होता है सब। 34 नेटिव इन्फेंट्री बटालियन में तैनात कौन थे? मंगल। और कहां पे तैनात है? बैरकपुर से विद्रोह क्यों नहीं हो पाया? बिखेर दिया था कंपनी को क्या कर दिया? बिखेर दिया, कुछ को उड़ीसा भेज दिया, बंगाल भेज दिया, असम भेज दिया, म्यांमार भेज दिया, थोड़ी सी टुकड़ी बची। अब इन लोगों को भी भेजने वाला था, आई मंगल पांडे समझ गए कि तो हमको भी भेजेगा, और मंगल पांडे पूरे बगावत उतारे थे। मंगल पांडे क्या होते थे? पूरे के पूरे बगावत उतारे थे मंगल पांडे। इनको सुबह सुबह ऑर्डर आने वाले थे, लेफ्टिनेंट बाज, लेफ्टिनेंट ह्यूज का इन लोगों की कंपनी को कहीं और भेजा जा रहा है, म्यांमार भेज रहा था। समझ गए कि ये उठे कहें कि अब तो थोड़ा जो होना था हो गया, बंदूक उठाए, और यही वाला बंदूक था, उठा बंदूक। बंदूक में पहले क्या बना था? पहले खोलिए, उसके बाद क्या भरिए? बारूद। या होटल होटल में चाय पिए लो, चीनी अलग से रहता है पैकेट, वैसे ही बारूद रहता था। अच्छा खोलिए, वो डुबाने वाला नहीं, चीनी घोलने वाला पैकेट में रहता है, उसमें डाल के उसके बाद से समझ गया, भर दिया, उसका गोली भर दिया, उसके बाद से लेफ्टिनेंट बाज बंद है, अब फिर निकाले, अब फिर बारूद भरे, लेफ्टिनेंट ह्यूज नहीं समझ गया, उसका दूसरा गोली भरे, धन से अपने माने पकड़ लिया गया, उसका इनको क्या दे दिया गया? फांसी। मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। बैरकपुर में विद्रोह नहीं हो पाया था, क्यों? डिसमेंटल कर दिया था सब। कितने खतरनाक है सब अंग्रेज देख रहे हैं, तुरंत बटालियन बाय बटालियन कर दिया, डिसमेंटल कर दिया। बट इसकी खबर पूरे देश में फैल गई थी, और उत्तर प्रदेश में जब बलिया जिला के रहने वाले मंगल पांडे उत्तर प्रदेश डाल दे बलिया में, और इनको बैरकपुर जेल में ही 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दिया गया? फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। अब इसकी खबर लग गई सैनिकों को, और 30 मई को, जस्ट लगभग 2 महीने बाद, 30 मई को यह विद्रोह चालू होता है, डेट डिसाइड किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही विद्रोह हो जाता है मेरठ में। कहां चालू होता है? मेरठ। 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह कर दिया 10 मई को। कब विद्रोह कर दिया? 10 मई। यहां तक याद रहेगा, बताइए ध्यान से। बैरकपुर छावनी में कौन सी बटालियन? अब मेरठ में विद्रोह किसने किया था? मेरठ। फांसी किसने दी गई? 34 नेटिव इन्फेंट्री में। कितने तारीख को विद्रोह प्रारंभ हो गया था? हाँ, 10 मई 1857। मेरठ से उसके पूरे भारत में फैल गया, धीरे 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 दिल्ली पहुंचा। बहादुर शाह जफर को क्या दिया गया? राजा का दिया गया बहादुर शाह जफर। नहीं लगा पाया ना, मारने जाते तो पकड़ा गए, गोलियां लोड करने में टाइम लगता था ना, तब तो पकड़ लिया बाकी सैनिक। उन्हें पकड़ा कौन था पता है? भारतीय सैनिक। हाँ, आपको आप मैकाले ने जब इतिहास तैयार एजुकेशन सिस्टम दिया गया था, तो मैकाले के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर ये था कि आज नहीं तो कल हम इस देश को आजाद करेंगे, इसको एजुकेशन सिस्टम ऐसा तैयार करो, एजुकेशन सिस्टम ऐसा तैयार करो कि इन लोगों को पता ही नहीं चल पाए, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाए। हाँ, बस ये लोग रोबोट रहे हैं, लोग काम के मामले में आज भी रोबोट होते हैं, ये बोल दिया वही करेंगे। नहीं समझ गया? आज जो ये 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये विद्रोह कर दिए थे। आज इनसे पूछिए कि तुम भर्ती होने गया था केकरा मारने के लिए? हम ही लोग को मारने के लिए? हाँ, केकरा तुम कांग्रेस कूद था? आप ही बताइए। आज सेना की बहाली इतनी होती है, हर गांव से लोग भर्ती होने जाते हैं। कल को कहा जाएगा चलो सेना बहाली होगा, ड्यूटी लगेगा ब्राजील में, संख्या इतनी कम हो जाएगी। तो ब्रिटेन अपने छोटा सा देश और उसमें से अमीर देश, जनसंख्या कम, वहां सेना का बहाली निकालता था सब कि चलो चलो भारत में जाके कोई नहीं करता था। अब देखिए ध्यान से, सेना का जिम्मेदारी किसे दिया गया? जफर, बहादुर शाह जफर, और उसकी पत्नी जीनत महल डर गई, अंग्रेजों से गुप्त सूचना दे दी थी। यहाँ पर तात्या को पकड़े गए थे, लास्ट में यहाँ पर पकड़े गए थे झांसी की रानी, पटना से ये लोग। अब इनके विद्रोह को कैसे दबाया गया था? आरा से जगदीशपुर जो जगह था, वहां से वीर कुंवर सिंह लड़ाई लड़ रहे थे, और उन्होंने ली ग्रांट को हरा दिया था, ली ग्रांट को हरा दिया था। अब यहाँ से पूरा एक करके याद कर लेते हैं। दिल्ली से नेतृत्व बहादुर, फैजाबाद यानी अयोध्या से मौलवी अहमदुल्लाह, फतेहपुर से अजीमुल्लाह, बरेली खान, लखनऊ बेगम अजरा, कानपुर नाना, झांसी ग्वालियर तात्या, ये बड़े विद्रोही थे यहाँ पर। और अगर बिहार से बात करेंगे तो पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, पटना से पीर अली। जमींदारों में वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, उनकी जमींदारी छीन लिया। कुंवर सिंह की क्या छीन लिया? जमींदारी छीन लिया। कुंवर सिंह बूढ़े हो गए थे 75 के, 80 साल की उम्र में लड़ाई लड़े थे, बहुत बहादुर थे वीर कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में क्या किए थे? युद्ध लड़ते। 80 साल का आदमी आजकल अपने यहाँ जलपा हो जा रहा है। हाँ, अभी हम ही को 45 में फेवना में गठिया हो गया, दमा उमा हो गया, बाल में नहीं पकड़ा है मेरा। इस जमाने झड़ता है ना, पकता है ना, बिगड़ता है, वही चुपचाप उसमें रहता है प्लास्टिक पे। हाँ, आज कैसे बाल झड़ जाएगा? सबका यहाँ पे कंट्रोल रहता है, ऐसे थोड़ी झड़ जाएगा बाल, सबका होता है। और क्यों कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो आप उसका शैम्पू यूज करेंगे, वो जानबूझ के ऐसे ही बनाएगा ना वहाँ पे। अब हम लोग ना कुछ चीजें मेडिकल साइंस में ऐसी होती है, हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, फिर मेडिकल साइंस पे क्लेम कर देंगे, इसके लिए आपके पास डिग्री होना चाहिए। नहीं समझाएगा? तो मेडिकल साइंस के नॉर्म्स बहुत है, समझे? जैसे आपको एक्सरे करने आता है, उससे मतलब नहीं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखो इसका बहुत झड़ रहा है, बहुत ज्यादा, डेंड्रफ भी बहुत ज्यादा होंगे सर। हाँ, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आप ये सब सिलेबस छोड़ के कितना शौक से पूछ रहा है सर। कई बार लड़की कलम का ढक्कन हटा दिए, बोलेंगे हम लिखेंगे, हाईलाइटर से लिखने को तैयार है। नहीं, वो तो तुम लोग इसलिए झड़ता है कि पाप करने पे भी बाल झड़ता है। भाई सबसे तुम लोग घर में झगड़ा करती होगी। देखो लड़की सबको सबसे पहले क्या है कि भाई से अगर आप झगड़ा करिएगा ना, बाल झड़ेगा। हाँ, देखो ऐसे नहीं होता बाबू। देखो आपको एक बात बताते हैं, समझिएगा ध्यान से, कि सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे जो बुखार मलेरिया में भी आता है, बुखार डेंगू में भी आता है, दिखने में दोनों बुखार लगता है, बट दोनों की दवा अलग हो जाएगी। उसी तरह से जैसे ये जो स्कल होता है, इसमें कौन सा टाइप का इसमें फंगस है उस पर डिपेंड करता है। बट कुछ ऐसी दवाइयां भी होती है जो हर तरह पे काम आती हैं। इतना एक्टिव ये बहुत कम बोलती है, लेकिन कितना चांस मिली तो क्या है वो दवा? 8-9 चीजों का मिश्रण होता है वहां पे, समझा कि नहीं? 8-9 चीज का मिश्रण। अब 8-9 का तो पूरा दिमाग में भी काम नहीं याद आ रहा है। उसका पीडीएफ दे क्या? उसमें कुछ चीजें इंडिया में नहीं होती हैं, नहीं बस एक उसमें ना कुछ ऐसी कुछ चीजें इंडिया में एक ही चीज नहीं है। अब जैसे मान के मलेरिया की दवाई थी तो बांडूंग में होता था, तुमको ना, बट ऐसा थोड़ी नहीं होता तो नहीं है। आदमी हमारे यहाँ आवाकाडो की खेती बहुत कम होती है, ऐसा थोड़ी नहीं मिलता है। पेट्रोल हमारे यहाँ नहीं होता है, गाड़ी नहीं चल रही है, नहीं होता है, इसका मतलब नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए पीडीएफ देंगे। चलो इधर क्रांति देखो,
ग्वालियर से, झांसी से, कानपुर से, लखनऊ से, बरेली से, फतेह अजीमुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, दिल्ली से बहादुर से। सेनापति बनाया गया बख्श खान को, सेनापति बनाया गया बख्श खान। समझ में गया? किसी को दिक्कत? देश जो हो गया, इन लोगों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन इन लोगों में भी गौर करके देखिएगा, ये नेतृत्व इसलिए किए थे क्योंकि इनकी पर्सनली अंग्रेजों ने टॉर्चर किया था। जैसे ग्वालियर में तात्या टोपे और झांसी की रानी, इनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए लड़के को राजा नहीं बनाया गया। नाना साहब का पेंशन बंद हो गया। हजरत माल से प्रशासन के आधार पर सिंहासन छीना गया। खान बाकी लोग तो स्वतंत्र टाइप के थे। और ये बहादुर शाही जफर, ये तो बेचारा बूढ़ा हो गया एकदम जलपा, और लड़ाई का नेतृत्व किया, समझ में गया, लेकिन मोटिवेट अच्छा किया था। और बख्श खान जो था सेनापति। लड़ाई देखो, सीधी सी बात बताते हैं, हमने 1857 की क्रांति की लड़ाई जितनी बहादुरी से लड़े ना, एशिया में उतना बहादुरी से कोई असंगठित सेना ने लड़ाई नहीं लड़ा। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के पढ़िएगा, इतनी बड़ी लड़ाई बिना किसी संगठित सेना ने लड़ाई नहीं था। 1857 की क्रांति हम हारे ही नहीं थे। ये बहुत गलत मैसेज हम लोग को दे दिया गया। हम 1857 की क्रांति जीत गए थे, हम कंटिन्यू नहीं रख पाए हथियार और पैसे की कमी से। ऐसा था ही नहीं कि हम लोग को ना कई जगह अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ दिखा, हम कंटिन्यू नहीं रख पाए, और ये बात अंग्रेज जान गए थे। इसलिए अंग्रेज ना युद्ध करने नहीं आते थे। उन्हें पता रहता था कि इस एरिया में ज्यादा सैनिक है सुना, तो छोटा मोटा छापा मार युद्ध भेज देते थे, इनकी गोली खत्म हो जाए। जब गोली खत्म हो जाती घेर लेते थे। जैसे मान के चलिए, पता है 3000 गोली है, 3000 गोली है, 4000 गोली है, बस क्या करता था आदमी, छापा मार युद्ध भेजता था और कहता था तुम्हें गोली नहीं मारना, बस के भाग जाना है। इधर से बहुत कम लॉस होती थी, 3000 गोली में 1000 गोली चल गया, फिर थोड़ा उससे बड़ा लेवल करते थे। धीरे धीरे गोली खत्म हो जाती थी, तब जाएंगे। हम कंटिन्यू नहीं रख पाए, हमसे बेटर नहीं थे लोग मार भाग करने में। बट अगेन क्या है कि जिनके पास पैसा था वो हमें सपोर्ट करने की जगह अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया। बहुत जितने राजा थे सब सपोर्ट किया था अंग्रेजों को। आज अंग्रेज के जगह नेता चले हैं, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, सब एक बढ़ जाएगा। समझ गया? वो तो बलात्कारी को बचा के लेके आया। मतलब ये कहा जाता है कि भाई हर जगह में थोड़ा पक्षपात चलता है। इसका मतलब क्या यार, पोस्को एक लगा हुआ है। पोस्को तब लगता है, रेप में पोस्को तब लगता है जब लड़की की आयु 18 से कम है। तो पोस्को को माफ कर दिया, और उसके बाप को हत्यारा है, उसको ही माफ कर दो भाई, पूरा परिवार उजाड़ दिया। समझ में आता है फूलन देवी हथियार क्यों उठाई थी? नहीं समझ आता है फूलन देवी हथियार क्यों उठाई थी? एक अभी हमको याद नहीं आ रहा है, एक बहुत बड़ा विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आता। उसने बोला था कि ना आजादी बंदूक की नाल से निकलती है। बहुत सही बात बोला। आजादी कहां से मिलती है? बंदूक से नाल से निकलती है। ये कितना गलत बात है। लेकिन हमारी दिली इच्छा है ना, हाईकोर्ट के जज साहब आदरणीय है, उन जज साहब का चेहरा देखिए जिन्होंने बलात्कारी को छोड़ा है। नहीं समझा गया? तुम याद रखो बाबू, आपका चुप रहना इनका मन बढ़ता है। समझो, समझा रहा कि नहीं रहा? बस उनका चेहरा दिखना चाहिए कि जुडिशरी को भी ये लगे कि कोर्ट के बाहर भी एक समाज है। देवता, न्याय का देवता। अरे बाबू देखो, मेरे शब्दों में मत जाओ, हमारी भी प्रॉब्लम है, तो हमारा नाम देकर जेल भेज देगा। कहेगा कि तुम बलात्कारी के खिलाफ सवाल कैसे उठाया? अच्छा नहीं बनेगा, तुम अच्छा नहीं बनेगा, डाल दो जेल में, डाल दो। सोना मांग के बगल वाला जगह नहीं, एक के बारे में दोनों रहेगा सब, हमारा सोना मांग के डाल देगा जाए। अरे आप लोग हैं, उस बात सही है, आप हमारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम उन जज साहब को बस ये कहना चाहते हैं कि आप समझिए, उन जज साहब का फोटो रहना चाहिए, जस्टिस साहब का। आज हम यहाँ कहते हैं ना कि पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप शाही हैं, बच्चों के ऊपर जब बीपीएससी ने फर्जी डिपार्टमेंट लगाया था कि ये परीक्षा नहीं दे सकते, तो बीपीएससी को डांट दिए थे, तुम होता कौन है रोकने वाला? बच्चा परीक्षा देगा, बच्चों को बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, बीपीएससी मुंह लटका लिया। कुछ बच्चे इतने कमजोर थे और गांव से आते थे, वो जवाब भी नहीं दे पाए। अब यहाँ हाईकोर्ट के हाथ बन जाता है कि जब कोई जवाब ही नहीं दे पाया तब फैसला कैसे सुना दीजिएगा? तो उन्होंने कहा कि तब तक हम बीपीएससी के आदेश को रोकते हैं डिपार्टमेंट का। सोचिए, उस जज ने, उस जस्टिस ने बच्चों के लिए कितना कर दिया। मैंने बच्चा रिप्लाई फाइल नहीं किया तो बेवकूफी उसकी, तो बीपीएससी हावी हो जाती। एक रास्ता है, फैसला नहीं सुना सकते, बीपीएससी के आदेश को रोक दिया ताकि वो परीक्षा दे सके। एक वो भी जस्टिस है, कोई बलात्कारी को छोड़ने वाला भी जस्टिस है। याद रखिए, कौन? सीबीआई वहां चुप हो गई जब उसको सजा माफी किया जाता था। अब कुछ हुआ सीबीआई का, तो सीबीआई कह रही है कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट। अरे सीबीआई कहां से पढ़ा था कि वो बलात्कारी को कोर्ट से छूट के चल गया? अरे भाई सब चीज अपनी जगह पर चलता रहता। सीबीआई के क्या, अमित शाह को जेल में रखी थी सीबीआई को, सीबीआई अमित शाह को जेल में रखी थी, नहीं लगी थी? आज वही सीबीआई के मालिक। तो ऐसा नहीं, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल दबाव था, उस समय वो झेले थे। बट कहने का मतलब ये है कि उस जज साहब का चेहरा तो हम लोग देखें, वो न्याय मूर्ति, न्याय के वो देवता, जैसन देवता वैसन पूजा, जैसन देवता वैसन पूजा। नहीं समझ गया? ताकि रिटायरमेंट के बाद अगर वो चौराहा पे पानी पिए ना, तो लोग कहेंगे आप ही बलात्कारी को छोड़ने वाले। सर नमस्ते, देखिए हम किसी जज का तो हम कुछ कह नहीं रहे हैं, जस्टिस पे कुछ कह नहीं रहे हैं। नहीं समझ गया? अब कहिए रहे हैं, हम कहिए रहे हैं तू ऐसा जिंदगी पे जो किसी महिला के सामने अत्याचार होते हुए उसके बलात्कारी को खुला, क्या करेंगे हम जी के? तो आप फायदा इस समाज, कहिए रहे हैं हम। हाँ, खराब लगता है ये सब चीज। हम बस इतना कहते हैं, समझना ध्यान से, सबसे बड़ा चीज होता है समाज। सबसे बड़ा चीज क्या होता है? समाज, सोसाइटी। जिन जज साहब को ये लगना चाहिए कि अगर हम किसी बलात्कारी को छोड़ेंगे ना, समाज में हमारा कोई इज्जत नहीं रहेगा। क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं जस्टिस साहब का चेहरा आना चाहिए? क्योंकि उनके बाल बच्चे अपने जस्टिस साहब का पिता का फोटो दिखाते, मेरे पिताजी हाईकोर्ट में है। जब हम सब उन जस्टिस साहब का चेहरा देखेंगे तो पता चलेगा यही है वो बलात्कारी को छोड़ने वाले। नहीं समझेगा? आग के ऊपर भी केस होगा सर, हो जाए। हाँ, 5 को पहले से एक और हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जेल से कौन चीज भैया, हमको जब वो जेल केस में करना होता है सबसे पहले हम वृंदावन जाते हैं। चल जाएंगे वृंदावन ना, सब वृंदावन में, वृंदावन का सर्वे सर्वा कृष्ण भगवान है। केहू जाना जब तक केहू ना उतना चाह दे, समझ आए ना, जब तक वासुदेव ना चाहे ना, वृंदावन से कोई किसी को नहीं ले जा सकता। भगवान हमको बहुत मानते हैं, भगवान लोग हमको बहुत मानते हैं। हाँ, भगवान लोग हमसे बहुत मानते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई, हम तो ये कह रहे हैं सीबीआई तुम कहोगे बहुत वकील को रखी थी कि पॉस्को एक्ट में सजा याफ्ता उम्र कैद का कैदी एक हत्यारा जिसके ऊपर रेप और पॉस्को और मर्डर भी चल रहा है, सजा भी सुनाया जा चुका है, ट्रायल भी कंप्लीट, तो उन्होंने तो बेल दिला दिया रे। कि कहां से सीबीआई वाला कोना वकील को भाग लाया था? रील देख रहा होगा, नहीं समझा गया? धुरंधर वाला
ये देखो ये क्या कर रहा है कमलेश कुमार सर, इतिहास पढ़ाइए जज साहब को कि खुदीराम बोस कौन था। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के सेशन जज जैक्सन पे बम चला दिया था, उस पे किंग फोर्ट पे। नहीं समझा, ऐसा नहीं है, हिंसा ठीक बात नहीं है, लेकिन इससे कहीं बड़ी बात क्या होती है, सोने के रंका में रहने वाला रावण को भी आज लोग उस नजर से नहीं देखते। समझा क्या, जमीन पर सोने वाले कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 साल तक वनवास का जीवन जीने वाले को आज भी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। आप कहाँ, इससे मतलब नहीं रहता है, बहुत मायने रखता है, नहीं समझे। खैर बड़ी सब रहता है ऐसे। खैर इतना मामला आप लोग हाईलाइट कीजिएगा ना कि कुलदीप निकले नहीं, यहीं से हाईलाइट हो जाता है। और क्या हम लोग का दायित्व, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि देखो हमारे अपने घर में बहन नहीं थी, बावजूद इसको हम राखी बनवाएं, सबसे ज्यादा बनवाएं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो जज ने फैसला सुनाया होगा उसकी तो बहन होगी, बेटी तो होगी, या तुम्हारा हाथ नहीं कांपा रहे। हम तो बस भगवान से कहते हैं कि जो महिलाओं के अत्याचार में साथ दे, हे भगवान कर्मा तुरंत दिखाइएगा। समझा क्या, अपने में बीता था बुझाता है। देखिए ध्यान से, दिल्ली के विद्रोह को दबाने वाला निकलसन एंड हडसन, निकलसन एंड हडसन, निकलसन एंड हडसन। अच्छा कैंपबेल ने लखनऊ और कानपुर को दबा दिया, लखनऊ और कानपुर को। बट जो आपसे पूछेगा झांसी और ग्वालियर का पूछेगा हीरोज। देखिए ये दोनों लोग दोनों जगह पे यही दबाया, झांसी और ग्वालियर का, क्योंकि एक ही पास जगह। अब झांसी की रानी मनुबाई नाम था और तात्या टोपे, दोनों गुरु, तात्या टोपे को झांसी की रानी अपना गुरु मानती थी। समझ में आ गया, तो तात्या टोपे, तो झांसी की रानी और तात्या टोपे दोनों के विद्रोह अंततः सबसे लास्ट में पकड़े गए थे तात्या टोपे। तात्या टोपे के बाद यहाँ पर ये विद्रोह समाप्त हो गया। हम विद्रोह हारे नहीं थे, हम सस्टेन नहीं कर पाए थे, पैसे नहीं थे हमारे पास। हमारे जो राजा थे उस समय का एकदम डरपोक था, हमें मुंह से गाली गलौज निकल जाएगा, इसलिए हम कंट्रोलिंग माई सेल्फ। चट्टा सबको हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, नहीं समझ गया किसी को दिक्कत। इतना तो हम बल्ले कहते हैं कि हम बिहारियों पे कभी बात का आरोप नहीं लगा। कौन देवीलाल, आगे बढ़े, बताओ निकलसन एंड हडसन ने कहां विद्रोह दबाया, कैंपबेल ने झांसी और ग्वालियर हीरोज, इलाहाबाद से कर्नल नील। अब याद रहेगा झांसी की रानी वाला हीरोज, झांसी की रानी वाला हीरो कर्नल नील। कानपुर से इलाहाबाद से विद्रोह दबाया, हम लोग मुंगा दिए किसको, कर्नल नील। लॉरेंस को भी मुंगा दिए, हैवलत को भी मुंगा दिए, कितना बड़ा बड़ा सेनापति को हम लोग मार दिए थे, सेनापति को मारे थे लोग। सोचो उनके पास हथियार था, हम लोग लाठी डंडा से मारे थे लोग। यहाँ पर वो गोली चलाते आगे लोड करते रहा, सैनिकों ने कहा जो आगे मरेगा, जो पीछे हमला करेगा, जो उससे पीछे मार देगा। इससे युद्ध हुआ था हम लोग का। जो सैनिक आगे तो उखाड़े थे हम मरेंगे, तुम आगे बढ़ना, ऊपर तुम हमला करना, नहीं समझे। किला बंद होता था अंग्रेजों का, गोली चलाते थे सैनिक, अगला सैनिक गोली लग गया कहता था हम मरेंगे, पीछे वाले से कहता हम मरेंगे, तुम आगे बढ़ना, अब कहता था हम आगे बढ़े, तुम हमला करना, नहीं समझेगा। इससे मारा ऐसे भारत वाला सब बराबर कर दिया उसको, बस दोगला नहीं रहता राजा समझा। मर जाता तो यार छोटा सा अंग्रेजों की गुलामी करते करते नहीं सको, ये सब हम लोग को पैसे नहीं दिया सब, और सता दिया सब। झांसी की रानी महिला होकर नहीं कोच में खूब लगी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी आगे बढ़ जाए। तो तात्या टोपे लास्ट में सबसे पहले कौन तात्या टोपे, नाना साहब का राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्ला एवं तात्या टोपे सेनापति थे। तात्या टोपे पकड़े जाने के बाद विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर समझ गया कि नहीं। इस आंदोलन में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह। कौन थे, अहमदुल्लाह। अहमदुल्लाह को कट्टर दुश्मन क्यों बोला था, इनकी भाषा बहुत जहरीला होता था, इनका भाषा जहरीला होता था। समझ गया कि नहीं। और बात में किसी में इतना दम होता है ना कि एकदम वहां हो जाता है, नहीं समझ गया। जैसे हमारे जैसे आदमी सपोज करो कि हम आजादी के टाइम उस समय लगते हैं, हम सीधे बोलते हैं अंग्रेजों का साथ देने वाला अंग्रेजों की औलाद अपने पड़ोसी की औलाद। समझ गया, जो अंग्रेजों का साथ देने नाजायज औलाद, नहीं समझ गया। लाजे साथ नहीं देगा यहाँ पे, पूरे समाज को देखना जो अंग्रेजों का साथ उसको देख बस मुस्कुरा के भागना, यहाँ पे नहीं समझ गया। अंग्रेजों का साथ देना छोड़ जाएगा, तो लड़का अंग्रेज से मिलता है, अंग्रेज से मिला था वो, नहीं समझ गया। मोहम्मद अहमदुल्लाह जो थे ना, ये जहरीला भाषण देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए अंग्रेजों को कहना इसको मारो, बहुत जरूरी है इस इंसान को मारना, नहीं तो सबको विद्रोही बना देगा। समझा कि नहीं। इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। इस समय यह मंत्री सर दिनकर राव थे। आगे बढ़े, इस विद्रोह के दौरान साहिब आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह जफर को दिया गया था, बख्श खान को दिया। बख्श खान विद्रोह का क्या था, सेनापति। अगेन हथियार की हमारे पास कमी, संगठन का अभाव, नेतृत्व की कमी। राजपूत और सिंधियों ने किसके साथ दिया, अंग्रेजों। राजपूतों के साथ अंग्रेजों ने क्या कर लिया, सिंधिया राजपूत ही थे, राजपूत के नाम पे कलंक था। समझा कि नहीं गया वहां पे। दूसरा शिक्षित लोगों ने तटस्थ है, बहादुर शाह की पत्नी जीनत मान ले सारी बंदूक दिया सब खोपड़ी पे, हमारे सारी सूचना बता दिया। समझा कि नहीं। लेकिन ओवरऑल जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी हथियार, संगठन, पैसा। मतलब ओवरऑल अगर पैसा रहता ना तो हथियार आ जाता, और पैसे लोगों का संगठन मजबूत रहता है, नहीं समझा गया। पैसा अब मान के चलिए किसी का पैसे नहीं, उसको 10,000 रुपए दिया, कोनो भी गुप्त जानकारी बता देगा, नहीं बता देगा, तुरंत बता देगा। उसके बाद कई कारण थे, नाना साहब का पेंशन रोका गया था, झांसी की रानी के पुत्र को राजा नहीं बनाया गया था, कुंवर सिंह को मतलब जमींदारी नहीं दी गई थी। जब विद्रोह दौरान हो गया तो इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाई गई। विद्रोह समाप्त हुआ 1858 में, विद्रोह समाप्त हुआ 1800, और 1 नवंबर 1858 को महारानी का विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। विद्रोह समाप्त होती इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र कैनिंग को भेजा, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने कहां पढ़ा था, इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग ने कहां पढ़ा था, इलाहाबाद। और इसी में कहा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी, अंग्रेज कोई नई भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे, भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथ में रहेगा। क्या रहेगा, क्राउन के हाथ में रहेगा, राजा के हाथ में रहेगा। राजा अपना एक चमचा भेजेगा जिसे वायसराय कहा जाएगा, और एक मंत्री भेजेगा जिसे राज सचिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, राज। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाम स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री पाम स्टर्लिंग। और भारत का गवर्नर कैनी, भारत का गवर्नर कैनी। कौन सा आयोग का गठन किया गया, पील आयोग। विद्रोह समाप्ति के बाद सैनिक पुनर्गठन में किस आयोग का गठन किया गया, पील आयोग का गठन किया गया। सेना में राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई। अफगान से पठान जो समय एक ही में थे, अफगानी पठान और गोरखा की संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई थी। विद्रोह यूरोप के बाद सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया, 1:2 किया गया। विद्रोह के बाद भारतीय राजाओं में प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान तय किया गया कि 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया भारत की क्या रहेंगी, साम्राज्य। घोषणा हुआ था कि 1876 में महारानी को सत्ता दे दिया जाएगा, और लागू कब से हो गया था, 1806। तो घोषणा ही याद रखा जाता है, लागू नहीं याद किया जाता है। इंग्लैंड की महारानी को 1876 में दे दिया गया था यहाँ पर, और अंततः यह क्या हो गया, समाप्त हो गया। राष्ट्र 1857 के विद्रोह में सावरकर जी का कहना था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। सावरकर जी का क्या कहना था, यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। समझा कि नहीं गया, सावरकर का कहना था क्या था, प्रथम स्वतंत्रता
समझ गया? ये बात हकीकत थी, बट गड़बड़ क्या था, आपस में कोई कनेक्शन नहीं, और अंग्रेजों के पास संगठन, पैसा, तकनीक सब चीज था, जिस वजह से वो आगे निकल गए। हम लोग के यहाँ तकनीकी विकास कम हुआ था, और वो आज भी देखिएगा, आज भी आप अगर साइंटिफिक बात बोलिएगा, भंड को डिजिटल ज़ॉम्बी उठेगा, डिजिटल ज़ॉम्बी उठेगा, कहेगा हमारे फलाना किताब में पहले से लिखा था। भाई तो तुम पढ़ और ऐसा अस्पताल खोल कि अमेरिका से लोग इलाज करने आए। जब तुम्हारे यहाँ सब कुछ हम लोग में था, तो फिर वो चीज आज भी है कहाँ है? तो उसका सबसे अच्छा इलाज जानते हो क्या बताएगा? जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में तो जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य ज्यादा थे, बौद्ध साहित्य ज्यादा थे यहाँ पर। और कौन सा भारत से तो बौद्ध, भारत से बौद्ध, महात्मा बुद्ध को तो भारत के लोगों ने ज्यादा नहीं अपनाया, नहीं समझा गया, तो क्या तो जला दिया। तो महात्मा बुद्ध की किताब में कौन सी था? मतलब बौद्ध साहित्य थे, बौद्ध साहित्य बहुत ज्यादा था वहां पर, बौद्ध साहित्य, दर्शन शास्त्र और बौद्ध साहित्य। नालंदा विश्वविद्यालय में जितना अच्छा था, उस समय उतना बेहतर कहीं नहीं था। अभी तो आगे जला दिया बैला, एक कौन सी किताब जला दी, क्योंकि अपने पढ़ा लिखा था नहीं, बाकी तो पढ़े तुम लोग, जला दिया जा, वो वहीं पे सेवा वो सब हुआ था, जला दिया जा। ईगो क्या लेगा बाबू, तो दुश्मन था हम लोग का, वो तो दुश्मन तो आया ही था, इसलिए नहीं समझे। मगध खत्म हुआ, भारत समाप्त हो गया था, बिखर गया पूरा तरह से। तो हम लोग में अभी क्या है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत कमी है। ज्यादा साइंटिफिक बात बोलेंगे दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझा गया? ज़ॉम्बी आ जाएगा, ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी, हाँ हाँ हाँ, कुकुर कैसे, हाँ गलत बोला यहाँ पे, ऐसे बोलेगा। अरे हमारी मीडिया पुतिन से पूछी थी आप कितने अंडे खाते हैं, ये पूछा था, पूछा था, कोई ठीक नहीं, यही पूछ लिया था। जब प्रधानमंत्री से पूछता था कि आप मशरूम खाते हैं, थकते क्यों? अरे भाई काम का बात पूछो, आम छील के खाते हैं, जूस के खाते हैं। जब क्या बात बोले भाई, तुम्हारी नसीबी है, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मिले, कुछ अच्छी बात बता दो वहां पर, नहीं समझ गया? तो ये सब बोला था। आगे बढ़े, बाकी को कोई खाद्य 1857 की क्रांति के संदर्भ में लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये उतना नहीं पुस्तक, 1857 की क्रांति याद रहेगा? किसी को दिक्कत? रिवीजन कीजिए, हम पूछते हैं सवाल। कौन सा आयोग का गठन किया गया? नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर। सेनापति? सेनापति बताइए, झांसी से नेतृत्व किया, झांसी मनुभाई। ग्वालियर से? कानपुर से नाना साहब। जगदीशपुर से वीर कुंवर, पटना से पीर अली, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, लखनऊ से बेगम हजरत महल। मंगल पांडे को फांसी कौन सी रेजिमेंट में? 34 नेटिव इन्फेंट्री। बताइए सेनापति कौन था? बक्सर। झांसी की रानी के विद्रोह को दबाने वाला कौन? हाँ हाँ, लेट हो गए लोग, हीरो पहले बता दी थी लोग। लड़की सब सब सोचती थी खाली हम लोग बुराई करते हैं, आदत हो गया सबको। करी क्या नहीं बोलते, अब बोली सुन के अच्छा लगता है। फाउंडेशन में लड़की करी थी ना, आप लोग हमको डांट दिया ना, अब मम्मी डांटती है तो असर नहीं करता, थेथर हो गए लोग। अब मम्मी डांटती है तो असर नहीं करता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछा जाए तो बताएंगे। बेस फील्ड की जगह कौन सी राइफल है? मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट? फांसी कितने अप्रैल? 8 अप्रैल 1857। 34 नेटिव इन्फेंट्री कहां तैनात थी? बैरकपुर। मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज अफसरों को मारा? बाजौर हीरो, लेफ्टिनेंट बाजौर, लेफ्टिनेंट हीरोज, बाजौर हीरो। तुम बताओ। हाँ बोलो बोलो बोलो। झांसी की रानी के विद्रोह को किसने दबाया? तुम लोग नहीं बोलोगे? हाँ हीरोज दबाया था। झांसी की रानी कहां से नेतृत्व कर रही? झांसी से ही कर रही थी। सेनापति कौन था पूरे विद्रोह का? बक्सा, बक्सखान। सेनापति कौन था? बक्सर। अब पूरे विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन पकड़ाया था? बात यार, तो विनायक दामोदर सावरकर ने, हाँ, भारत का पहला स्वतंत्रता। सामाजिक सुधार देखते हैं लोग, उस समय सामाजिक सुधार एक बड़ा मुद्दा था। समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी। सारी कुरीति का एक कारण है गरीबी। जितनी कुरीति देखेंगे ज्यादातर किसमें रहेगा? गरीबी में रहेगा। गरीबी जो है सबसे ज्यादा कुरीति को क्या देती है? जन्म देती है। अंधविश्वास और कुरीति को जन्म कौन देता है? गरीबी। और ज्यादा देर तक संगठनात्मक भी नहीं खड़े हो सकते हैं। गरीब आदमी ज्यादा देर संगठित नहीं रह सकता। संगठित भी वो लोग ज्यादा देर नहीं रहेंगे, बहकावे में आ जाएंगे, बड़बोलापन भी ज्यादा हो जाएगा, गोपनीयता भी नहीं बच पाएगी, सब गोपनीयता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ब्रह्म समाज पहला देखते हैं। ब्रह्म समाज फटाफट देखिए लोग। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आंदोलन उसके बाद समाज सुधार। हाँ? क्रांतिकारी आंदोलन लगाना है पहले, पहले ये बात है। हाँ इसी में नीचे है लेकिन। हाँ पहले ये बात है क्योंकि इसके बाद है वो, ढूंढना पड़ा नीचे। चलिए देखा जाए। समाज सुधार आंदोलन में सबसे पहले राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन, आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन राय।
इन्होंने भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस ने इसे युगदूत कहा था। क्या कहा था? युगदूत कहा था। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया और विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किसान किया, सती प्रथा का अंत किया। तो बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम, सती प्रथा का अंत करने वाले राजाराम मोहन राय, राजाराम, हिंदू कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज, हाँ, सती प्रथा का अंत करने वाले राजाराम मोहन राय। इन्होंने पुस्तक लिखी संवाद कौमुदी, कौन सी पुस्तक? संवाद, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, दो प्रमुख किताब इनकी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है और संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। समझा गया कि नहीं? इनकी मृत्यु लंदन में हो गई थी, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो गया, ब्रेन में इंफेक्शन हो जाता है मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय। दो पत्रिकाओं के नाम बताइए, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी। बाद में इनके कई शाखाएं हो गई सब ब्रह्म समाज के। अब आर्य समाज देखते हैं, संस्थापक दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल संत। इन्होंने कौन से समाज किया था? आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी स्थापना मुंबई और फिर अगली शाखा कहां खोली गई? लाहौर में। इनका नारा था भारत भारतीयों के लिए है, और एक और था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। याद रहेगा? किधर लौटो? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया ही था, बाल विवाह का विरोध किया, पर्दा प्रथा का विरोध किया था, किंतु महिला शिक्षा तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। शिक्षा के लिए दयानंद सरस्वती बहुत काम किए थे, दयानंद सरस्वती। इन्हीं के एक शिष्य ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। इनके शिष्य का नाम क्या था? हंस। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जिसे क्या कहते हैं? डीएवी। क्या कहते हैं? डीएवी। हर जिला में लगभग लगभग क्या फैला, समझा कि नहीं गया? भारतीय चिंतक में स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद ने ही किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ से अपने विचारों को क्या किया था? प्रकाशित किया था। यहाँ पे वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज को भारत में अशांति का जनक बोला, और व्यक्ति किसे बोला था? बाल गंगाधर तिलक। एक आदमी था, उसका नाम था वैलेंटाइन सिरोल। उसने किताब लिखा इंडियन अर्नेस्ट। इंडियन अर्नेस्ट का मतलब भारत में फैली अशांति, ये अशांति अंग्रेजों को पीट रही थी, तो इसमें उन्होंने व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया बाल गंगाधर तिलक, और संगठन को जिम्मेदार आर्य समाज। आर्य समाज, कौन सा समाज? आर्य समाज, आर्य समाज। समझा कि नहीं गया? कौन था? आर्य समाज। किसी को दिक्कत? आर्य समाज। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन पर। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस, गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। उन्हीं के नाम पर इन्होंने किसकी स्थापना की? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद, इन्हें अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। इनका जन्म जो हुआ था वो कहां हुआ था? कलकत्ता में। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। इन्होंने कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना किया। शिकागो के धर्म सम्मेलन में इनका सबसे प्रसिद्ध 1893 का शिकागो में धर्म सम्मेलन, शिकागो का धर्म सम्मेलन। बताइए, स्वामी विवेकानंद का मूल असली नाम? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम? नरेंद्र दत्त। याद रहेगा? चलिए, शिकागो में भाषण 1800। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। बेलूर मठ और स्वामी विवेकानंद दोनों का। तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक गुरु कहा था। क्या कहा था? आध्यात्मिक गुरु कहा था। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत जरूरी है जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ना आप लोगों को। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इनके संस्थापक मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने यहाँ पे न्यूयॉर्क में स्थापित किया था। न्यूयॉर्क में क्या किया था? स्थापित किया। इनका काम था कि समाज को जागरूक रखना, और इसकी पूरी दुनिया में शाखा खोली गई थी। इसी में एक शाखा भारत के मद्रास में खोली गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा कहां खोली गई? मद्रास। और उसी के सदस्य बन गई थी एनी बेसेंट। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां की गई थी? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। किसने किया? मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट। इन लोग का कहना क्या था कि भारत में या पूरी दुनिया में जो पुरानी शिक्षा और संस्कृति है उसे बचाकर रखना है, उसे बचा के क्या करना है? रखना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनकर भारत में कौन आई थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट आने के बाद एजुकेशन पे बड़ी दी और सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में योगदान दिया, और भारत में होम रूल लीग आंदोलन लाने के लिए अंग्रेजों से भी लड़ गई थी एनी बेसेंट। कौन लड़ गई थी? एनी बेसेंट। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत समाज के लिए काम किया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनकर कौन आई थी? कौन सा आंदोलन की? होम रूल आंदोलन। कौन सा आंदोलन? होम रूल। हिंदू कॉलेज की न्यू रखी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की न्यू रखी एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यही आगे जाके क्या बन गया? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये भारत के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा योगदान दिया, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, AMU हो गया। ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने टाइम पे। लेकिन अभी इन यूनिवर्सिटी में एक बड़ी खराब चीज क्या चल रही है कि प्रोफेसर जो नियुक्त किए जा रहे हैं वो एडहॉक तक किए जा रहे हैं, परमानेंट नहीं। अब जब परमानेंट नहीं है ना, तो कभी उन्हें बाहर किया जा सकता है। अब अगर वो प्रोफेसर इंटेलेक्चुअलिटी की बात करने लग रहे हैं, समाज में लिबरलाइजेशन की बात करने लग रहे हैं, तो उनको बाहर कर दिया जा रहा है, उन्हें बाहर कर दिया। इसलिए आप देखेंगे तो अब वो रैंकिंग भी नहीं बच रही है जिस हिसाब से होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में क्या है ना, जैसे जैसे किसी चीज यूनिवर्सिटी में गुंडाई बढ़ेगा वो यूनिवर्सिटी पढ़ाई नहीं कर पाएगी। तो पता नहीं क्यों ना वहाँ पे गुंडाई में मजा आने लगा बच्चों को। भाई तुम वहाँ पढ़ने आए थे, अब तुम इसे गुंडाई करोगे तो तुम तो डूबोगे, पूरी यूनिवर्सिटी डूबेगी। गुंडाई कितने साल करोगे? 5 साल 7 साल। और गुंडाई किस पे दिखा पाओगे? जो यूनिवर्सिटी के आसपास का मोहल्ला है वही थोड़ा 2 किलोमीटर बाद निकल के दिखाओगे, गुंडाई पुलिस कर देगा बराबर वहां से। तो ये समझ में नहीं आया। तो इससे क्या हुआ ना कि वो जिन जिन यूनिवर्सिटी में गुंडाई हुआ है सारा यूनिवर्सिटी बर्बाद हो गया। अब हमारे पटना यूनिवर्सिटी का तो पूछिए ही मत। पटना यूनिवर्सिटी में आप जैसे मान के चलिए किसी से कहिएगा मुंबई में खड़े होइए, मुंबई में आप कहिए कि BHU में एक सीट खाली है, हम एडमिशन करा सकते हैं, 10 आदमी मिलेगा मुंबई में, हाँ भैया हमको BHU में पढ़ना है। अब वहीं कहोगे पटना यूनिवर्सिटी में 10 गो खाली है, कोई पढ़ेगा? पटने में बोलिए कि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं। तुम्हें एक बात बताते हैं कि एक वक्त पटना यूनिवर्सिटी ऐसा था कि अगर इसमें आप पढ़ लिए तो गांव का इंसान ना आपके परिवार से अच्छा संबंध बना के इसलिए रखता था कि इनका बच्चा पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बड़ा आदमी बनेगा तो काम आएगा। आज के समय में बच्चे पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन इसलिए ले रहे हैं कि हॉस्टल मिल जाता है सस्ता। सर आज के दौर में जो KGS में पढ़ रहा होगा मेल मिलाप करके रख रहा है। तुम लोग मजाक में नहीं लेना बाबू, सीरियस पढ़ाई करना, समझा ना? थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। आगे बढ़े।
तो इन्होंने यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत बनाई थी और बीएचयू यूनिवर्सिटी सच में बहुत वरदान है, सच में अच्छी है। बस अब इधर थोड़ी-थोड़ी गुंडाई बढ़ रही है। तो बीएचयू के जो भी प्रशासन वगैरह है इसको समझो। हम इसलिए बता रहे हैं कि हम अपनी आँख के सामने पटना जैसी यूनिवर्सिटी को तबाह होते देखे हैं और यही कारण था। जब गुंडाई बढ़ेगी तो नेताओं को गुंडों की ज़रूरत होती है। अब नेताओं में भी आएगी, नहीं समझे? जैसे क्या हो गया ना कि जैसे कोई नेता है, वो गलत काम किया, तो आप अगर उसके खिलाफ बोलिएगा ना तो नेता छात्रों को फ़ोन कर लेता है, नेता इलाज करो तो वो आके 2-3 झापड़ मार देगा। अब ये हाल हो गया है। अब उसके बाद से अंदर पढ़ाई से ज़्यादा छात्र नेता का चर्चा होगा। यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए होती थी। और उसमें इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? उसमें तो टॉप करेगा वही लीडर रहेगा, खत्म कहानी। एजुकेशन में जैसे यूनिवर्सिटी में, वही यूनिवर्सिटी में जिसका सबसे अच्छा नंबर आएगा वो यूनिवर्सिटी का लीडर हो जाएगा। तुमको उसमें कौन चीज़ तुम करने लगा यहाँ पे? भाई नहीं हो यहाँ पे पढ़ाई करो, उसमें पढ़ने ना आए थे। जैसे छात्र नेता का चुनाव करना, जैसे लाइब्रेरियन का चुनाव है, तो जो भी उसमें लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा समय बिताया है, किताबें पढ़ी हैं, थीसिस लिखा है या कुछ लिखा है, वो लाइब्रेरियन का अगले साल ऑटोमेटिक नॉमिनेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसे कोलेजियम सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट, 5 जज मिलकर डिसाइड करेंगे यही मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इससे ज़्यादा बेटर आता है कि सुप्रीम कोर्ट में 34 जज में जो सबसे ज़्यादा मुकदमा निपटाया है वही चीफ जस्टिस हो जाए, नहीं हो जाए? और तो मुकदमा निपटाएंगे सब। और इन 2 चीजें होनी चाहिए, कितने केस में फैसला दिया है और कितने फैसले को पलटा नहीं गया। कई बार इसे जल्दबाजी में कुछ फैसला सुना दिया ऊपर जाकर पलट गया। तो ऐसे कितने फैसले हैं जिसे चैलेंज तो किया गया लेकिन बाद में सत्य पाया गया, पलटा नहीं गया, आराम से हो जाएगा। यूनिवर्सिटी वगैरह में सब चीजें बहुत ज्यादा है। जो भी यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स एंड गुंडाई का शिकार हुआ, बर्बाद हो गया बहुत ज्यादा। तो थोड़ा बहुत जैसे बीएचयू से लगाव है ना, पूरी धरोहर जुड़ा हुआ है, इसलिए आदमी को लगता है अपना तो बर्बाद कर दिया हम लोग, पटना यूनिवर्सिटी तो बर्बाद कर दी। यहाँ पे एक लोकल लोग जो थे वो बताते थे, ये जो अशोक राजपथ है ना, ये हम आपको आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि अशोक राजपथ पे अगर डीएम टहलते थे आके तो उतना वर्चस्व नहीं रहता था पटना के डीएम का। अगर अशोक राजपथ पर, पटना यूनिवर्सिटी के सामने वाला सड़क का नाम अशोक राजपथ पर अगर वाइस चांसलर वीसी डालते थे यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने के लिए तो जो वैल्यू रहती थी। आज की हालत में वीसी अपने बच्चों से डर रहता है, पीटेगा यही। तू देख रहा है कि ना बेचारे का मेस अच्छा है, ना बेचारे का हॉस्टल अच्छा है, ना अच्छी पढ़ाई हो रही है, ना अच्छा लाइब्रेरी मिल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बेचारा वीसी जो होता है ना साइड में रहता है। अब कौन इज्जत रह गया है? अलग लेवल हो गया है। बट अच्छी यूनिवर्सिटी थी, तो बीएचयू तो बहुत बेहतरीन थी। तो बीएचयू के बनाने में मदन मोहन मालवीय ने बहुत योगदान दिया, समझा कि नहीं? बहुत बड़ा योगदान है मदन मोहन मालवीय का, समझा कि नहीं? क्या मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना। अगला यंग बंग आंदोलन, यंग मतलब युवा लोग, बंग मतलब बंगाल के युवाओं को प्रेरित करने के लिए विलियम हेनरी डेरिजिवो, याद रखिएगा, यंग बंग हेनरी विलियम डेरिजिवो, युवाओं को प्रेरित करने के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बात किए थे हेनरी विलियम डेरिजिवो। हाँ जी, अंग्रेज था, तो तुमको कोई लग रहा है? तुमको याद लग रहा है? उसका नाम लिखा हेनरी विलियम डेरिजिवो, पूछ रहा अंग्रेज था सर। अच्छा, इंडिया को काहे प्रेरित करा था? तो एनी बेसेंट काहे कर रही थी? हाँ, अच्छे लोगों की कहीं कमी नहीं है, एनी बेसेंट ने भी बहुत प्रेरित किया है, समझा कि नहीं गया? और आज भी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, आज भी कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी है आज भी, समझा कि नहीं गया? अच्छे लोग की कमी थोड़ी होती है, कहीं भी अच्छे लोग नहीं होते, हर जगह अच्छे लोगों की कहीं कमी नहीं है। यहाँ पे एक जगह आरा में एक डॉक्टर साहब है, उनके मतलब बाल बच्चे लोग अमेरिका सेटल हो गए हैं, ये हो गए, वो हमसे कह रहे हैं कि सर हमारी एक बड़े बना बिल्डिंग है, आप ले लीजिए, इसमें अस्पताल खोल दीजिएगा। और हमको मतलब 20 बार दिन में मैसेज लेटर भेजते रहते हैं। हम कहें कि भाई देखिए हम इतना जल्दी नहीं कर सकते, तो कल को पता चल जाएगा कि मैनेज करने में पहले एक बार देख ले, वरना हमको जमीन में ना चाहिए, कुछ मतलब नहीं होता है, नहीं चला पाए हम कह लेंगे, आप किसी और को दान दे दीजिएगा। पहले हमको एक जगह से स्टार्ट करके समझ जाना भाई। अभी हाजीपुर एक जगह है यहाँ पे नदी उस पर, उस पे से एक आदमी कह रहे हैं सर यहाँ पे एक अस्पताल बना दीजिए, हम आपको जमीन दे देते हैं। बाद में मेरे कहने का मतलब समझो कि समाज में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, ना हम जान रहे हैं, ना हमसे कभी मिले हैं, बस लेकिन करेंगे हम आपको जमीन दे देते हैं। ये बिहार शरीफ में वहाँ करेंगे हम आपको तो जमीन दे देते हैं यहाँ पे। लेकिन हम कहें कि भाई हम अभी हम आपसे, आप लोग इतना किए बहुत है, इतना बोल देना ही बहुत बड़ी बात है, पेपर लेके चला लो, आज भाई भाई में जमीन का झगड़ा हो जाता है, नहीं समझे? हम तो कोई नहीं है उनके, नहीं। तो एक बात अच्छी जानते क्या लगती है, सबसे बड़ा रिश्ता होता है विचारों का रिश्ता। जब आपका विचार मैच कर जाता है ना, तो फिर खून का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता हिसाब से हो जाता है। वो आपको चार बातों बोलेगा ना, आपका कोई बात नहीं, विचार मिलता है, नहीं समझे? विचारों का रिश्ता। तो अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अस्पताल में सबसे बड़ा झमेला जानते हो क्या आता है? मशीनरीज का इतना भयानक कॉस्ट है। कैंसर का एक मशीनरी है ग्रेट पीक टेक्नोलॉजी, उसका मशीन लगाने का खर्चा है 160 करोड़। तो मशीन लगाने का कॉस्टिंग कितना है? 160 करोड़। अब देखो, अगर हाथी लाए हो, हाथी खाएगी भी बहुत। तुम 20-25 लाख का एक 4 व्हीलर लेके आओ, कितना ना डीजल तेल पिएगा, कितना हालत खराब हो जाएगा। फिर उसके लिए ड्राइवर चाहिए, हर महीने धुलवाई चाहिए, सर्विसिंग, जबकि 1 करोड़ का नहीं है। इसका मेंटेनेंस, इसका इंजीनियर ये क्या काम करेगा? लेकिन है बहुत जबरदस्त मशीन, इंडिया में कोई नहीं है। हाँ, इंडिया में एक भी नहीं है। हम इंडिया की बात हो रहे हैं, इंडिया में एक भी नहीं है। आप सुनते होंगे बाहर जाया कैंसर का इलाज करा के ठीक होकर चला है, मार देता वहां से। वो साइंस होती है। मतलब आपने होता क्या, जैसे कोई कार्बन का एलिमेंट लिए तो सबसे पहले उसके एटम को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? एटम को। सोचिए, एटम को, फिर उसको मशीन में घुमाया जाता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्क्वायर से, फिर उसको टकराया जाता है, तो उसका एक एटम कम हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब जैसे कम होगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल करके उसको 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्क्वायर से घुमाया जाता है। अब फिर घुमा के, अब मरीज थोड़ा दूर होता है, उसको अलग टाइप एक पाइप में लाया जाता है, फिर उस पाइप को मरीज को कहां कैंसर वहां सिंक किया जाता है, फिर डॉक्टर यहां से उसका टेक्नीशियन होता है अलग लेवल का, वो घुमा के उस मरीज के ऊपर छोड़ता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आता है। अगर मरीज के जहां पे एग्जैक्ट वहां पिन पॉइंट ले जाकर मारता है, और उसको अनस्टेबल होने के बाद उसकी कितनी पावर देना है कि उस पार ना निकले, फिर वहां जाके वो ब्लास्ट करता है, मारता है। इतनी हैवी टेक्नोलॉजी, बहुत कॉस्टली चीज होती है। तो अस्पताल में सबसे भयंकर कॉस्ट किसका आता है? मशीन का। बहुत महंगी आती है ना। और हर चीजें उसमें क्या है ना, एक चीज जैसे पंखा है, आप कहेंगे लोकल भी लगा लो चलेगा, अब पता चला वेंटिलेटर पे कोनो सांसें नहीं लिया जा रहा है, आप कहेंगे लोकल लगा लो। वहां सबसे बड़ा डर होता है कि लोकल लगा मरीज भाग जाएगा ना, लोकल नहीं लगे, तो उसमें आपको ब्रांड पे जाना पड़ेगा। और इसी का फायदा उठाते हैं सब ब्रांड से, इसी का फायदा उठाएंगे। तो लोकल आप यूज नहीं कर पाएगा, आज आपका खुद ही दिल गवारा नहीं करेगा। मैं भाई कुर्सी टेबल तक चलेगा सस्ता, टेबल कुर्सी चलेगा, गद्दा तकिया चलेगा, तरिया लोटा तक चल जाएगा। ये मशीनरी में कोई समझौता नहीं भाई, मशीनरी में समझौता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अभी तक खरमास है ना, इस वजह से रोक दिए हैं हॉस्पिटल।
और 15 तारीख से खरवास खत्म हो रहा है, 15 या 16 को खत्म हो रहा है, 15 या 16 खत्म करना। सबसे ज्यादा फायदा अभी के टाइम पे जो हो रहा है वो एमआरआई वालों का होगा। हम लोग ने एक नया वो किया है हॉस्पिटल में कि जैसे मान के चलिए किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है और चेक कराने आया, तो आप अगर बाहर जाएंगे तो उसका 7,000 रुपया लेगा, 6 से 7,000 रुपये। कितना लेगा? 6 से 7,000। हम लोग ने देखा कि भाई ये गरीब इंसान, एक अगर नॉर्मल आदमी आप गांव में देखेगा ना, गांव में 60% लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम है 7,000। 60% लोग मंथली इनकम है 7,000। अभी खाली जांच में जाएगा, अभी दवाई क्या लिखेगा डॉक्टर उसने। हम लोगों ने जो मशीन लाई है वो इतना एडवांस है, 2026 का लेटेस्ट एकदम यहाँ पर। उसमें टेक्नोलॉजी उन लोगों ने क्या बताया कि ये एआई जनरेटेड है, सब कुछ है। आप पहले मरीज का स्कैनिंग कीजिए। कई बार क्या होता है बीमारी कुछ नहीं निकलती, कई बार अल्ट्रासाउंड का कुछ नहीं निकला, पैसा तो गया, पैसा तो गया, चल गया। तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी लाया कि भाई पहले आप हम इसकी स्क्रीनिंग कर देंगे, मशीन पे ले जाएंगे तो मशीन क्या करेगा, पहले इसकी स्क्रीनिंग करेगा और अगर कोई बीमारी नहीं है तो कह देगा इसको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई तो फिर पूरी टीम लगेगी, उसके बाद बता देगा कि इसको देखिए अगर ब्रेन में क्लॉट है तो कितना बड़ा क्लॉट है, उसको ब्लड सप्लाई कहां से मिल रही है, साइज कितना है, डेंजरस है कि नहीं, कैंसरस है कि नहीं, अब उस पर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 60% में बीमारी निकलती ही नहीं है, बेचारे का पैसा बर्बाद हो जाता है। 40% में बीमारी निकलती है, यानी डॉक्टर पे लोड कब जाते हैं जब बीमारी नहीं निकली है, बीमारी निकली, बीमारी नहीं निकली, मशीन कहता नहीं निकला, हमको जब निकल गया तो देखेगा खून जमा है या चोट लगा है, नस से जुड़ा है, दाहिने साइड बाएं साइड में मेन नस को तो नहीं, पर फिर वहां डॉक्टर की टीम लग जाएगी पूरी। तो हमने कहा कि यार जब मरीज का कोई बीमारी नहीं निकला उसका 7,000 रुपया हम काहे लिए, निकल गया तो भी हम 7,000 क्यों लिए। हमने कहा कि जब नहीं निकला तो उसका 1,000 लेके छोड़ दीजिए, बीमारी नहीं निकला उसका 1,000 लेके छोड़ दीजिए। और अगर बीमारी निकल गया तो भाई पूरी डॉक्टर की टीम लगेगी, पूरा प्रोटोकॉल घुमाना पड़ेगा, इसको ब्लड सप्लाई कहां से मिल रहा है, दवा पे सूट करेगा कि ऑपरेशन से होगा, ऑपरेशन की कौन सी विधि होगी, लेजर से होगा, ओपन से होगा, यहाँ पे तो उसमें पूरी टीम लगेगी। अब डॉक्टर जब उस पर रिसर्च करेंगे तो डॉक्टर की भी फैमिली है, वो भी कहां से पैसे लाएंगे वहां पे। तो उसमें निकल गया, अगर बीमारी निकल गया तब 1,800, तब 1,000 नहीं, बस 800 और जाते, इससे तो बच जाएगा ना, इससे बच गया, अब 7,000 उसको नहीं देना पड़ेगा। अच्छा 60% को तो 1,000 हो जाएगा, 60% क्योंकि 60% में कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं निकलता। और अगर निकल गया तो भैया पूरा प्रोटोकॉल लगे, पूरी डॉक्टर की टीम बैठेगी, देखिए अपना क्या है, टेक्नीशियन बताएगा, मशीन बताएगा, मशीन में भी यही टेक्नोलॉजी है, आधा काम वही कर देती है और उसके बाद फाइनल डॉक्टर को भेज देती है, देख लीजिए हम यही है, हमारा तो भरोसा नहीं हो रहा आप लोगों को, लेकिन देखिए मशीन कितने की है, 8 करोड़ लेंगे, कितना 1,000। वो सब चीज होता रहता है। जब अस्पताल खोले तो बहुत बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। कई आदमी ने कहा कि पैसा, हमारे ही पुराने लोगों ने कहा कि इतना पैसा क्या जरूरत है अस्पताल खोलने की, मशीन दिए 8 करोड़ की, 1,000 रुपया लीजिएगा, 50 साल चलिएगा पैसा नहीं निकलेगा, हम ही को दे दीजिए। ये लोग हम लोग का साथ भी छोड़ के चले गए। तो होता है बहुत बहुत लोग सही भी बोलेगा, बहुत गलत भी बोलेगा, लेकिन हम उनकी बात क्यों सुने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जमीन दे रहे हैं, उसको हम क्यों ना देखें। अच्छा आप ऐसे भी जमीन खरीदने का 3 गुना कर दिया यार, सब चीज होता है। तो अभी नॉर्मल हो जाता है, अल्ट्रासाउंड का तो बहुत कम होता है जी, उसका तो वो 300 के आसपास होता है। खिचड़ी खत्म हो जाए, मटर संक्रांति खत्म हो जाए, क्योंकि खरमास में नहीं चालू किया जाता। हाँ खरमास हम भी मानते हैं जी, हम मानते हैं, देखो ये सब चीज को हम भी मानते हैं, बड़ा चीज का शुरुआत कर रहे हैं तो खरमास तक में नहीं करना चाहिए, समझे। देखो हॉस्पिटल जो होगा ना वो फेज वाइज में बनते जाता है, फेज वाइज में। हमारा जो आइडिया है, हमारा जो प्लानिंग है, अभी फिलहाल इनिशियल खोल देंगे, फिर हम हार्ट के लिए एक अलग बनाएंगे जिसमें केवल हार्ट के लिए होगा, उसमें टॉप फ्लोर पे रिसर्च सेंटर रहेगा, केवल हार्ट का इलाज और रिसर्च। एक अलग बनाएंगे जिसमें केवल किडनी का होगा, उसमें किडनी के अलावा कुछ चीज का नहीं होगा, किडनी का केवल दिन रात उसका डॉक्टर से लेकर जब किडनी किडनी सोचेगा, किडनी 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 नहीं समझ गया। तो सफाई करनी भी देख लेगा, तुमको डायलिसिस की जरूरत है, क्योंकि जब आप दिन भर एक ही काम करते रहते हैं ना, सब चीज वैसे हो जाता है। एक्सपर्ट एक बनाएंगे हम जिसमें केवल ब्रेन का होगा, न्यूरो का, ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, ब्रेन में कुछ एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन तो खाली ब्रेन 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 करते रहेगा, उसका और कुछ काम ही नहीं रहेगा, खाली दिन भर ब्रेन है घूमते रहेगा यहाँ पे। तू रहते देखते इतना देखते देखते हो जाएगा एक्सपर्ट ना, तो बढ़िया देख के बता देगा कि अंदर दिमाग नहीं है। और ये कैंसर का, तो एक कैंसर का, तो कैंसर का तो सब अलग अलग बना रहे हैं, इसलिए मेरा दिमाग जानते हैं लगता है फट जाएगा अंदर से। इधर कुछ सुन के जाता है, किडनी हॉस्पिटल का दिमाग अलग लगता है, हार्ट वाले का अलग लगता है, उसकी मशीन अलग है, इसकी मशीन अलग है, कुछ ही चीज कॉमन होती है, सारी मशीनें क्या होती है अलग। जैसे अभी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है ना, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, अभी एकदम नया टेक्नोलॉजी आया है, बहुत कम यूज हो रहा है, क्वाइलिंग वगैरह ये सब चीजें। जैसे मान के चलिए अक्सर देखते हैं ना कि महिलाओं के पेट में यूट्रस में फेब्राइड गांठ बनने लगता है, अब वो क्या करना है, वो जाएंगे यहाँ से नस काटेगा, इसमें तार लेके अंदर 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 जाके उसमें देख के मशीन में कि उसको गांठ को ब्लड कहाँ से मिल रहा है, उसका ब्लड सप्लाई ये बंद कर देगा, ब्लड सप्लाई बंद कर देगा, 6 महीने में अपने से खत्म हो जाएगा। नहीं समझ गया। जैसे तुम लोग में कोई बहुत बदमाश है, उसका आई कार्ड छीन ले हम खत्म, बड़ा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अभी ना बीएचयू में सब बड़ा इलाज होता है अच्छा से। तो यंग बन देखते हैं हम लोग, हेनरी विलियम बेरिजिगो, हेनरी विलियम बेरिजिगो, उन्होंने भारत के लिए अच्छा काम किया था। प्रार्थना समाज और वेद समाज, प्रार्थना समाज को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन। उसके बाद अब आपसे ज्यादा नहीं पूछेगा, उसके बाद परमहंस मंडली हो गया, सत्यशोधक समाज, ये पूछता है कभी कभी ज्योतिबा फुले, समझा नहीं गया, सत्यशोधक समाज। वाइकोम सत्याग्रह केरल में था, ये छोटी जातियों को मंदिर के सामने प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिस वजह से टीके माधवन ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया और उन लोगों को छोटी जातियों का मंदिर के सामने से तुम भी जाओगे। अब बताइए ये तो बड़ा गड़बड़ चीज है। अब मंदिर के सामने से आप छोटी जाति को जाने नहीं देंगे। केरल के लोग इतने परेशान हो गए, केरल में ही था प्रावण, छोटी जाति की महिलाओं को कपड़ा पहनने नहीं देता था, कहता आस्था घाट पे चलो। आप उसको जानते हैं आजकल का जो डिजिटल ज़ोंबी घूम रहा है सब, एक कह रहा था ना कि वहां गर्मी पड़ता है ज्यादा, इसलिए महिला कोट के घूमती है, तो यहाँ गर्मी पड़ता है तो घर की बहू बेटी ऐसे घूमने लगती है। सोचिए कितना नीच है। भारत को पता है कि सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ता है, केरल में कहीं से इतना गर्मी पड़ता है नो डाउट, लेकिन भारत का सबसे गर्म जगह कौन है, राजस्थान। तो कह रहा है कि नहीं अत्याचार नहीं हुआ था, झूठ बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पे, वो अपने से उघाड़े घूमने लगे थे, देश सोचते हैं तो कहे तुम्हारे घर ही होता है। तो केरल में बड़ी ज्यादा होने लगा, इसलिए आप गौर करके देखिएगा केरल में क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा है। भाई आप कपड़ा पहनने नहीं दीजिएगा, सामने से प्रवेश होने नहीं दीजिएगा, उन्हें दीजिएगा, बैठ के डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाएगा। इंसान क्या है, सामाजिक जीव है। कितने टॉय घड़ी आप देखेंगे, नहीं समझे। और जब तक जागे तब तक तो बहुत देर हो चुका था। अब पूरा देश सेंटा क्लॉज को पसंद करता है, नहीं समझ गया। सेंटा क्लॉज आते हैं, टॉफी बांट के चले जाते हैं। आपके क्रिश्चियन स्कूल में कितने लोग पढ़े हैं, सेंटा क्लॉज आते थे कि नहीं। अपने स्कूल में कोई जब मोटा जो होता था वो सेंटा क्लॉज बन जाता था, जो स्कूल में सबसे मोटा। हमको कैसे पता चला, हमारा एक दोस्त था वो सेंटा बनता था, तो सेंटा का काम था टॉफी बांटना, तो बाकियों को दूध को चॉकलेट देता था। हम लोग का संगतिया था तो बहुत मुट्ठी लिया के हम लोग देता था, खाओ। हम लोग एड़ी चोटी लगा देते थे, हर साल सेंटा यही बने, टॉफी ज्यादा देता था। तो वाइकोम सत्याग्रह काम होता केरल में,
क्या हुआ केरल में अगला कुछ में शिशु हत्या पर रोक लगाई, सुबह सुबह देख लेना, याद रखने की जरूरत नहीं है। वेलेजनी ने शिशु हत्या पर रोक लगाई। कई बार क्या था शिशु हत्या पे इस वजह से भी मार दिया जाता था ना कि महिलाएं को, मतलब महिलाओं को बच्ची हुई तो बसल करा देते थे, तो इस वजह से शिशु हत्या होता था। नरबली को रोक लगा दिया, बाल विवाह पे क्या किया गया था, रोक लगाया गया था बाल विवाह पर। अब मुस्लिम सुधार आंदोलन में देखते हैं वहाबी आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन में क्या देखते हैं वहाबी आंदोलन, सबसे संगठित भारत का वहाबी आंदोलन था जिसका केंद्र क्या था पटना, क्या था पटना। दूसरा आपको बार बार बताते इसको याद रखने की दूसरा जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज पूछेगा वहाबी आंदोलन का केंद्र सबसे संगठित आंदोलन वहाबी आंदोलन, सबसे संगठित आंदोलन वहाबी। अब मुसलमानों में क्या है कि बहुत ज्यादा फिरका परस्ती हो गया, वहाबी का कैसे नमाज पढ़ो, समाजियानी का कैसे करो, एक बरेलवी आ गया अलग, देवबंदी आ गया अलग, इसमें 25 टाइप का वैरायटी आ गया, समझ में कि नहीं गया, तो अलग अलग क्या आ गया वैरायटी आ गया, वैरायटी समझ में कि नहीं गया। तो वैरायटी वैरायटी में अपन झगड़ा हो गया, हम हमारा वैरायटी सबसे श्रेष्ठ। तो भारत में ये वैरायटी का झगड़ा इसलिए नहीं है कि भारत में सारे समाज के लोग रहते हैं, तो लाजे एक दूसरे के आदमी कमियां छुपाता है, देखना ना लाजे छुपाता है, ये अच्छी चीज है, सबको मिलजुल के आने के लिए यही वजह है कि भारत में सारे लोग मिलकर रहते हैं, इसलिए जातिवाद अपने चरम का रूप नहीं दिखा पाती है। लाजे कहते हैं समाज का हंसी ना तनी आपस में लिखे मत, समझ गए। वैसे सिया सुनी का विवाद भारत में ज्यादा नहीं होता है क्योंकि लाजे लोग छुपाते हैं ना, सब एक है, ठीक है, ये सब नहीं होता है, लाजे ही सब नहीं छुपाता है। क्रिश्चियन में भी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का कभी विवाद खुल कर नहीं आता है, लोग कहेंगे वो भी कहता है क्या कहेगा लोग जी तनी सहयोग आपस में आपस में लड़ रहे हैं। जैन धर्म में भी देखिए दिगंबर और स्वतंत्र का कभी विवाद आपस में नहीं आता है क्योंकि सब मिलजुल के रहते हैं। बौद्ध धर्म में भी देखिए आपको हीनयान महायान ब्रजयान किसी का कोई विवाद खुल जाता है नहीं, लेकिन अगर यूनिफाइड हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ तो देखिए वहां सिया जाकर सुन्नी में बम मार दिया, सुन्नी जाकर मस्जिद में जाकर बम फोड़ दिया, अदालत में बोल दिया, अदालत में चलेगा, मंदिर मस्जिद जगह मस्जिद मंदिर गिरजाघर ये सब चीजें अदालत में तो सब बवालिया पहुंचता है अदालत में तो बवालिया पहुंचता है। तो वहाबी आंदोलन समझ में नहीं गया। दूसरा मुसलमानों में एजुकेशन का सबसे बड़ा आंदोलन था तो अलीगढ़ आंदोलन, कौन था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान, किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। एजुकेशन पे सबसे ज्यादा बल दिया था इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सामने किया था, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था और यही कॉलेज आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। आज जाके क्या बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे क्या बन गया मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए दो बहुत बड़े मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एक जाकिर हुसैन यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, और एक यहाँ पे मुसलमानों का अलीगढ़ मुस्लिम। इस भ्रम में मत रहिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में केवल मुस्लिम पढ़ेंगे, हिंदू मुस्लिम सब पढ़ते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये मत समझिए केवल हिंदू पढ़ेंगे, ये हिंदुस्तान है, अभी इतना दिन नहीं गिरा हिंदुस्तान का, समझ में नहीं गया। हिंदुस्तान का आम इंसान खराब नहीं है, आम इंसान खराब नहीं है, आम इंसान आज भी मिलजुल के रहता है, आम इंसान आज भी क्रिसमस मना लेता है, आम इंसान आज भी नया मना लेगा, आम इंसान भले किसी धर्म का खिचड़ी में लाई और तिलकुट आज भी खाएगा, आम इंसान चाहे किसी भी धर्म का होली में आज भी रंग खेलेगा, आप किसी भी धर्म के समय खाने चले जाएंगे यहाँ पे, तो आम इंसान को देश में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। जो अंग्रेजों का डीएनए जिनमें घूम रहा है ना आप समझो बाबू देश आपका है, आप उनसे हथियार से नहीं लड़ सकते हो, ये आपका दायित्व है। जो देश के खिलाफ है उनको सामाजिक रूप से नीचे दिखाइए। और बार बार हम लड़कियों को भी बात बोलते हैं कि दहेज से लड़िए नहीं बल्कि दहेज को नीचे दिखा दीजिए, लोग लेना ही छोड़ देंगे। आज किसी को फ्री में गाली दीजिए नहीं लगा, फ्री में कहेगा सुनिए चाचा हम आपको फ्री में जाएंगे तो मारेंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन दहेज उसे सम्मान लगा है, जिस दिन दहेज को खराब लगने लगा छोड़ देगा। उसी तरह हम कहते हैं कि एक आम इंसान भारत का खराब नहीं है, जो मानसिक रूप से जो भी घूम रहे हैं सर, इनके डीएनए में किसका खून घूम रहा है, अंग्रेजों का जा रहा है। यहाँ पर अंग्रेज इनको ऐसे ही मानते थे सर घर पे आना जाना रहता था अंग्रेजों का इनका आगे भाई तो डीएनए तो अभी चलता रहता है ना, तू कैसे खत्म हो जाएगा यहाँ पे। आज भी आप देखिए आपका प्रभाव है पालन पोषण का, महाराणा प्रताप हम लोग पूरे भारत के लिए आज भी सम्मानीय है कि नहीं। अरे हम लोग इतिहास को छोड़ के कभी महाराणा कुंभा महाराणा संगा महाराणा प्रताप राणा इन लोगों को कभी हम लोग ने जाना तो देख के तो नहीं देखा, लेकिन एक प्रभाव है कि नहीं, इनका और दिखता है, इनका नाम लेते आपके अंदर एक सम्मान का प्रतीक आता है कि नहीं आता है। अम्बेडकर साहब का नाम लेते प्रतीक आता होता है कि नहीं होता है, नाम लेते अंग्रेजों का सिंधिया का नाम आता है, कैसा लगता है, कैसा लगेगा, अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा। यहाँ पे उधम सिंह नाम लेते लगता है क्या दिले आदमी था भाई, जाके लंदन में मार दिया। अब वहीं जो सूचना देने वाला हंस था हंसराज, कैसा लगता है। तो मुस्लिम एजुकेशन में सेक्टर में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या किया असर किया, और दिल्ली में एक जामिया यूनिवर्सिटी। आज जामिया यूनिवर्सिटी में अगर सिंगल यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम से सबसे ज्यादा आईएएस निकल रहे हैं तो जामिया यूनिवर्सिटी के एक आईएएस का प्रोग्राम चलता है उससे निकल रहे हैं। हालांकि यूपी नॉर्थ इंडिया में हुआ क्या कि नॉर्थ इंडिया से नेता ज्यादा आ गए सब, तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या ज्यादा है तो देखो देश दो ही चलाता है, या तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं या तो नेता चलाते हैं, बाकी लोग जनगणना के काम में आएंगे, तो हम दो ही लोग चलाते हैं चीज को। अब नेता कहां से आएगा जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी। तो इंडिया में दो फाइट हमेशा चलती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया के लोगों ने देखा कि जनसंख्या ज्यादा है, यूपी की जनसंख्या ज्यादा 80 लोकसभा की सीट, बिहार में 40 42, यूपी बिहार बंगाल राजस्थान मध्य प्रदेश हमेशा पॉलिटिक्स में यही सुनाई देगा। यहाँ पे अब कुछ साउथ में जाकर महाराष्ट्र के नीचे तो खबर नहीं आता है, तो साउथ वाले ने कहा कि हम लोग कैसे किया जाए। तो हुआ क्या कि साउथ की एक लॉबी थी जो प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरीट और जहां लॉबी बनती है वहां सेक्रेटरी पढ़ते थे। अच्छा बड़े लोगों में खासियत देखो, बड़े लोगों को ना पैसा पसंद है, ना बड़े लोगों को घूमना फिरना पसंद है, ना उन्हें खाना पीना पसंद है, बड़े लोगों को बस एक चीज पसंद है प्राइवेसी। प्राइवेसी उनको सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो प्राइवेसी। साउथ इंडियन के साथ एक चीज अच्छा क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी मंत्री का कोई साउथ इंडियन सेक्रेटरी बन गया तो यहाँ ड्यूटी करेगा, कोई आएगा मिलने जुलने तो अपने साइड हो जाएगा, किसी को पहचान नहीं रहा, ड्यूटी खत्म अपने घर चल गया। लेकिन अगर कोई वो लोकल को सेक्रेटरी रखेगा तो मंत्री जी के पास मिलेगा, तो मिलेगा ठीक है नंबर दे दीजिए अपना, वो मिलते जाते रहेगा। अभी मंत्री को डर हो जाता है यार हम कांड करेंगे जान जाएगा। तो धीरे धीरे ना ये बड़े लेवल पे साउथ इंडियन का बड़ा वर्चस्व पाने लगा, वो प्राइवेसी बड़ा मेंटेन करते हैं। और धीरे धीरे साउथ इंडिया की लॉबी आई और कहा कि देखो नेताओं का काम कभी रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि जहां जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहीं सीटें ज्यादा रहेगी। क्यों ना ऐसा किया जाए कि सेक्रेटरीट कब्जा कर लिया जाए कि नेता कौन जी करेगा, हम लोग सेक्रेटरीट कब्जा नहीं छोड़ेंगे। तब इन्होंने प्लान किया सन 2000 के आसपास कि पहले ऊपर पद पे पहुंचते हैं, उसके बाद 11 साल बाद 2011 में इन्होंने लाया सी सेट। क्या लाया सी सेट। सी सेट आने के बाद 95% सिलेक्शन हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता, इंग्लिश मीडियम वालों का था। पूरे यूपीएससी में केवल 3 से 4% सिलेक्शन हिंदी मीडियम वालों का, बस 3 से 4% सिलेक्शन हिंदी मीडियम वालों का। और ये पिछले 15 सालों से ऐसे ही होते जा रहा है। आज जितने आईएएस ऑफिसर बैठे हैं वो साउथ की लॉबी ज्यादा बड़ी है। अब नेता रहेगा नॉर्थ का, सेक्रेटरी रहेगा साउथ का। हमें तो दोनों प्यारा है, नहीं समझ गया। लेकिन अच्छा हिंदी मीडियम वाला कुछ बुझा नहीं रहा, हिंदी मीडियम वाला आंदोलन करेगा, आंदोलन करके कहां जाएंगे नेता के पास, नेता कहेगा हम विचार करते हैं, विचार करने कहां आएगा सेक्रेटरी के पास, तो तुरंत बोलेगा सर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस ऑफिसर शुड बी अ लेवल्ड इंटरनेशनल लेवल्ड ऑफिसर। ग्रेट लाख मार दे नेता विद्यार्थी के लाठी चला देगा, जाओ काम खत्म, नहीं समझ गया, हो गया इसको दिक्कत। तो ये तो लॉबिंग चलती रहती है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी समझा कि नहीं गया, किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। बाकी उन्होंने पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था और कई सारे काम किए थे, लेकिन मेन यही चीज आप लोग को याद रखना है। अहमदिया आंदोलन जो था ये धीरे धीरे जाके खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने गड़बड़ी क्या कर दिया, सब कुछ ठीक ठाक चला था, इन्होंने अपने को कृष्ण भगवान का अवतार घोषित कर दिया। अरे भाई तुम आदमी अच्छे हो, इतना बड़ा काय फेंक दिया यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान को मानते हैं, इतना चलेगा भाई, कृष्ण भगवान के भक्त हैं, उनके आदर्शों पर चलेगा, तू अपने को अवतार घोषित कर लिया यार, ये कैसे हो सकता है। कृष्ण भगवान का अवतार मतलब विष्णु का अवतार, इतना बड़ा हो गया, ये ज्यादा नहीं फेंक दिया ये फेंका गया था इन सब भावनाओं में, लेकिन आदमी अच्छा था।
आदमी में कोई कमी नहीं, लेकिन क्या घोषित कर दिया, ठीक है, इसको जय पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो सर सैयद अहमद खान को याद रखना है, अलीगढ़ आंदोलन, कौन सा आंदोलन है, अलीगढ़ में। देवबंद आंदोलन ये आज भी बहुत जबरदस्त चलता है। देवबंद कहाँ है, सहारनपुर में है। इसके संस्थापक जो उलेमा थे मोहम्मद कासिम नौनतवी, उलेमा मोहम्मद कासिम नौनतवी आज भी देवबंद शिक्षा के मामले में बहुत आगे निकल गया। और अफगानिस्तान में देवबंद शिक्षा का प्रभाव इतना है कि अफगान के विदेश मंत्री जब आए थे, क्या नाम था उनका, उनका विदेश मंत्री तो आए थे सहारनपुर में, और इसी स्कूल में आए थे। बहुत बड़ा मदरसा है यहाँ पर एजुकेशन का, बहुत बड़ा, समझा कि नहीं गया। अब इस कन्या से उनसे सवाल पूछ रही थी, बिस्कनिया तो क्या सवाल पूछ, भाई हम लोग को क्या जाता है, अफगानिस्तान हम लोग का दुश्मन नहीं है, बस हो गया, इससे अच्छी चीज क्या चाहिए, हम लोग का दुश्मन नहीं है। और यहाँ आया तो पाकिस्तान घुस गया अफगानिस्तान के ऊपर, तो उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कर दिया अफगानिस्तान के। हाँ, आमिर खान मुत्तकी, आमिर खान मुत्तकी, वहाँ पे आमिर खान मुत्तकी भारत के खिलाफ आदमी नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है। क्योंकि भारत आए थे ना वो आमिर खान मुत्तकी, पाकिस्तान नाराज हो गया, नाराज हो गया पाकिस्तान। अफगानिस्तान का विदेश मंत्री होकर पाकिस्तान गया, इंडिया गया, लाहौर बोला, और पाकिस्तान ने ना हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। यहाँ मीडिया वाले ने पूछा आमिर खान मुत्तकी से, आपके ऊपर तो पाकिस्तान ने हमला किया, तो उन्होंने कहा कि हमला किया है तो हम लोग भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। 10 साल में हम लोग ने रसिया को भगा दिया, 20 साल में अमेरिका को भगाया है, पाकिस्तान क्या है हम लोग तो कहते हैं हथियार ले जाओ, हम लोग यार दोनों से मार के उसको सैंडविच बना दिया जाए, नहीं समझा गया किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। देखो हमसे बोला था कि आपको पाकिस्तान चाहिए या पाकिस्तानी, हम हमारे से पूछ रहा है केवल पाकिस्तान, पाकिस्तानी नहीं, तो क्या करेंगे, क्या मार देंगे। उस समय कोई चीज नहीं, जो चीज फिक्स है हमारे लिए कुछ फिक्स रहता है यहाँ पे, कोई सर उसमें बहुत जनसंख्या, उससे क्या टाइम लगेगा, मार देंगे, खत्म कर देंगे, आप पड़ेगा अकेले पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी नारा फिक्स है। पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान क्या करेंगे अपनी को लेके, पजामा में नारा बांधने के वाला आता क्या उनको। लेकिन ये काम कर सकते हैं, बारात रात में बिरयानी बनाएगा सब, केटरिंग का काम संभालेगा सब, नहीं ना बर्तन धोएगा, काम दे सकते हैं हम लोग। अपने लगन में बड़ी महंगा हो जाता है, हम लोग जब कब्जा लेंगे तो लगन का खर्चा सस्ता होगा, पैसा तो देंगे लोग, नहीं सोचेंगे मार काम करेंगे लोग, खाना देंगे लोग, 3 टाइम खाना देंगे, 2 टाइम बहुत है। बाकी ये आंदोलन जो है ये उतने बड़े आंदोलन नहीं थे यहाँ पे। पारसी धर्म में रहनुमाई मजदायन सभा थे, दादा भाई नौरोजी, इनका नाम याद रखिएगा, पारसी धर्म से थे, रहनुमाई मजदायन सभा, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, रहनुमाई मजदायन सभा संस्थापक दादा भाई नौरोजी, पारसी धर्म में सुधार के लिए। पारसी धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार होता है नौरोज। दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका लिखा राष्ट्रगुप्ता, क्या लिखा, राष्ट्रगुप्ता। कौन सी सभा बनाया, रहनुमाई मजदायन सभा, पत्रिका का नाम राष्ट्रगुप्ता, पत्रिका का नाम राष्ट्रगुप्ता, पत्रिका का नाम राष्ट्रगुप्ता, याद रहेगा। वयोवृत्ति किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। सिख धर्म से एक कुका पूछता है यहाँ पर, कुका विद्रोह या कुका आंदोलन, कुका आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, पंजाब में, और इनके नेतृत्व किसने किया था, भगत जवाहर लाल, नेतृत्व किसने किया, भगत जवाहर लाल, भगत जवाहर लाल, भगत जवाहर लाल। तो ये धार्मिक सुधार का आंदोलन था, बाद में धीरे धीरे जाके ये राजनीतिक रूप ले लिया, इसलिए खत्म हो गया। बाकी जनजातीय विद्रोह में ये सब पूछता है, तो जनजातीय विद्रोह में आपको बस याद रखना नेतृत्व करता है, जैसे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह जो था ये अकाल पड़ने के कारण बंगाल के क्षेत्र में सन्यासियों ने विद्रोह किया था, सन्यासी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह भी कहां था, बंगाल के क्षेत्र में। फराजी विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में। तो इसको आप याद करके आएंगे, समझे, इसको आप लोगों को याद करना, कौन कहां हुआ था, बस उसका एरिया, इसमें कुछ याद नहीं करना, बस एरिया याद रखना, संथाल, मुंडा, ताना, कोल, ये सब आपको विद्रोह क्या करना है, याद करना। हम किसान विद्रोह पढ़ाते, उसमें बस आपको जगह का नाम याद रखना, जैसे पागलपंथी याद रहेगा, किसी को दिक्कत। किसान विद्रोह में नील विद्रोह बहुत प्रसिद्ध विद्रोह था, कौन विद्रोह, नील विद्रोह था। यहाँ पर नील दर्पण में इसकी चर्चा मिलती है, नील विद्रोह की चर्चा। बंगाल के नदिया जिला से किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। नील दर्पण या हिंदू पेट्रियट में इसकी जानकारी मिलती है। पावना विद्रोह कहां से था, बंगाल से, पावना विद्रोह बंगाल। मोपला पूछता है केरल से, मोपला पूछेगा केरल से, मोपला विद्रोह कहां से हुआ था, केरल से। नेतृत्व करता अली मुल्सियात, नेतृत्व करता अली मुल्सियात, अली मुल्सियात, नेतृत्व करता अली मुल्सियात था। आगे बढ़े, मोपला विद्रोह कहां हुआ था, केरल में, मोपला विद्रोह केरल। चंपारण ये आप लोग याद रखना है, चंपारण विद्रोह 1917 कहां हुआ था, चंपारण में। 3 कठिया का प्रणाली था, जिसमें था कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको क्या करना था, नील, यानी हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या बोलना था, नील, हर 20 कट्ठा में 3 क्या बोलना था, नील बोना था। नील बोने से समस्या ये था कि अंग्रेज नील का उचित पैसा नहीं देते थे, जबरदस्ती बोआते थे, तो एक तो पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरा नील बोने से जमीन बंजर हो जाती है, नील बोने से जमीन बंजर हो जाती है, समझ में नहीं गया। तो अंग्रेजों ने किसानों पर बहुत बड़ा अत्याचार किया, जिसमें एक नील विद्रोह था। हालांकि महात्मा गांधी पहला आंदोलन किए थे चंपारण सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। फिर खेड़ा सत्याग्रह है, एका सत्याग्रह। ये देखिए किसानों का विद्रोह है, कौन सा है, किसानों का। तो इसमें आपको ये जब गांधी युग पढ़ाएंगे अभी आगे, तो इस सबके डिटेल से पढ़ना है, जैसे खेड़ा हो गया, अवध हो गया, ये सब चीजों को डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ तो अलग से किसान सभा दिया हुआ है ना, तो गांधी युग में यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको अलग से पढ़ाएंगे। किसान सभा और संस्थापक, किसान सभा और संस्थापक, ये कुछ ज्यादा किसान सभा हो गए, संस्थापक इसका 2-4 प्रसिद्ध है, इसमें हम उसको बता देते हैं, आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, तो पढ़िए नहीं पाएंगे लोग, तो टिक लगा देते हैं यहाँ पर, इसमें हम टिक मार देते हैं। अवध किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, 2 याद टिक मार दिया, अवध किसान सभा और हो गया, टिक मारते चलेंगे। हिंदू कॉलेज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यंग बंग तो अभी पूछा था कि हेनरी विलियम डेरिजो। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, हो गया। लैंड होल्ड सोसाइटी, रहनुमाई मजदान सभा दादा भाई नौरोजी, प्रार्थना समाज गोविंद रनादेव, पूना सार्वजनिक सभा, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे जाके क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों लोग मिलकर किए थे, हो गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर, इतना याद रहेगा, तो इतना आप लोग याद रख लेंगे। अब हमें पढ़ना है क्या चीज, गांधी युग। गांधी युग इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो आना होगा वो गांधी युग से आएगा, ठीक है। ये शुरुआत की चीज है। अच्छा, क्रांतिकारी आंदोलन, हाँ, तो गांधी युग के साथ पढ़ा देंगे, ठीक है, दोनों मिक्स करके यहाँ पे। सर कितने बजे क्लास लेंगे, तो थोड़ा आप लोग को हम गैप दे देते हैं, ताकि आप लोग हल्का फुल्का कुछ खा लें। चलिए,
अब आगे का क्लास कल समझेंगे अपने टाइम से।